चैप्टर की स्टार्टिंग में एक न्यूज रिपोर्टर स्ट्रीट पर लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा था। उसने पूछा, अगर आपके पास 100 मिलियन वॉन आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? एक लड़की ने कुछ सोचते हुआ कहा कि इतने पैसे तो घर खरीदने के लिए काफी कम होंगे। दूसरे बंदे ने कहा, मैं तो शायद एक नई कार लूंगा। एक और लड़की ने कहा, मैं तो इसे सेविंग अकाउंट में डाल दूंगी। उनके जवाब सुनकर न्यूज रिपोर्टर ने कहा, तो अब मैं मेरा फाइनल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं तो आप क्या करेंगे? ये सुनकर वो पहले वाला बंदा सोच में पड़ गया और उस लड़की ने कहा, मैं तो अपनी जिंदगी बिना कुछ किए ही बिता दूंगी। एक और लड़की बोलने लगी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतना अमीर कैसे बन जाता है। तभी सीन एक लाइव इंटरव्यू की तरफ चेंज होता है जहां टीवी पर ये वाला इंटरव्यू चल रहा होता है। फीमेल एंकर ने अपने सामने बैठे बंदे को बताया कि ये थे हमें मिले कुछ रिस्पॉन्सेज। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले कोरिया के सबसे यंगेस्ट और पहले इंसान हैं, तो इसके पीछे सीक्रेट क्या है? लोगों के बीच तो ऐसे रूमर्स भी हैं कि आप फ्यूचर देख सकते हैं। ये सुनकर सामने बैठा वो पर्सन हंसने लगा और बोला कि फ्यूचर देखने जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिर वो सीरियस होकर देखने लगा। वहां कोने में खड़ी एक ओल्ड लेडी ईगल लेकर उसे ही देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई मैजिकल पावर हो। तभी उस औरत के हाथ पर बैठा उस ईगल ने अपने पंख फैला दिए और तभी वो ईगल उस आदमी के ऊपर उड़ने लगा और अपनी गोल्डन रोशनी बिखेरने लगा। वो आदमी भी उसे देख हल्की सी मुस्कान दे दिया। फिर उसने अपना ध्यान वापस से हकीकत में खींचा और सामने बैठी वो न्यूज एंकर अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उस बंदे ने भी मुस्कुराते हुआ जवाब दिया, मैं तो बस एक आम इन्वेस्टर हूँ जिसका की लक काम कर गया। तभी धीरे धीरे उसकी आंख खुलने लगी और वो तेजी से नींद से उठ बैठा और कहने लगा, आखिरकार वो आर्मी वाला ईगल बार बार मेरे सपनों में क्यों आ रहा है? मैं एक अच्छा सा सपना देख रहा था पर उस ईगल ने सब बर्बाद कर दिया। दरअसल इस बंदे का नाम कांग जिनवू होता है। उसकी उम्र 23 साल है और ये रिसेंटली कोरियन आर्मी से अपनी मैंडेटरी सर्विस कंप्लीट करके डिस्चार्ज हुआ है और अनएम्प्लॉयड बैठा है। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता है पर उसकी जिंदगी हमेशा से ही इतनी खराब नहीं थी। उसके पास एक रिलायबल फादर थे जो एक रेस्पेक्टेबल बिजनेस चलाते थे और उसकी माँ जो कि अब पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम करती थी, वो भी एक फूल की तरह काइंड एंड जेंटल हुआ करती थी। जिनवू ऐसे पेरेंट्स के बीच ग्रीन हाउस के फूल की तरह बड़ा हुआ था। तभी जिनवू को किसी का मैसेज आया। उसके बाद सीन एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है। जिनवू वहां रखे एनिमे फिगर्स की कलेक्शन देखकर बोलने लगा, टैग तुम्हारी जिंदगी जरा भी नहीं बदली है। टैग उसे बियर देकर हुए बोलने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरा एनिमे फिगर्स का कलेक्शन डबल हो चुका है। ये देखकर जिनवू बोलने लगा, तुम्हारा ये कलेक्शन मिडिल स्कूल से ही बढ़ता जा रहा है, भला मैं इसमें डिफरेंट कैसे बता सकता हूँ? दरअसल इस बंदे का नाम टैक्यू है। उसकी उम्र 23 साल है। ये जिनवू का काफी अच्छा दोस्त है। टैग जिनवू से बोलने लगा, तुम भी हमेशा की तरह भुलक्कड़ हो, तो अब तुम क्या करने वाले हो? जिनवू ने बताया, भले ही मैं कंगाल हूँ पर कम से कम मेरे पास एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की डिग्री तो है, इसलिए मैं ट्यूटरिंग करके अपनी माँ का काम आसान कर सकता हूँ। मैं वापस से यूनिवर्सिटी जाने में कुछ वक्त इंतजार कर सकता हूँ। टैग ने भी ये सुनकर उसे चीयर किया। फिर जिनवू ने टैग से कहा, पिछले क्रिसमस जब मैं यहाँ नहीं था मेरी माँ के साथ डिनर करने के लिए थैंक यू। ये सुन टैग बोलने लगा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। अभी टैग जिनवू से पूछता है, तुम्हारी मिलिट्री लाइफ कैसी थी? जिनवू ने कहा, जिस बंदे को मिलिट्री से एग्जम्प्ट कर दिया गया हो उससे बात करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुन टैग बोलने लगा, लगता है तुम मुझसे जलते हो, तो क्या तुम ऐसी कोई बात सुनना चाहते हो जिसे सुनकर तुम्हें और भी जलन हो? जिनवू ने पूछा, भला ऐसा तो क्या है? तभी टैग उसके करीब आया और धीरे से बोलने लगा, मुझे मेरा बैंड कॉइन पासवर्ड मिल गया। ये सुनकर जिनवू कंफ्यूज हो गया। टैग बोला, क्या तुम भूल गए? मैंने अपना वो लुटनिया वाला कैरेक्टर बेच दिया था और उसके बदले मुझे कुछ क्रिप्टो करेंसी मिली थी। ये सुन जिनवू ने पूछा, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जो 50 वॉन से शुरू होकर 50 मिलियन वॉन तक ऊपर गया था? उसका पासवर्ड खोने पर तुम रोते हुए बोल रहे थे तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो गई है, और अब क्या तुम्हें वो फिर से मिल गया है? टैग ने बोला, हाँ, मुझे वो अपने एनिमे फिगर्स की कलेक्शन बॉक्स को साफ करते हुआ मिला। क्या तुम जानना चाहते हो अभी इसकी वैल्यू कितनी है? पिछले दिन उसकी वैल्यू $1120 थी। ये सुन जिनवू गिनती लगाते हुए बोलने लगा, अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 1098 वॉन के बराबर है, तो इस हिसाब से $1120 के होंगे 1.22 मिलियन वॉन। ये बोलते हुए जिनवू एकदम हैरान हो गया। तभी टैग बोलने लगा, $1100 एक बैंड कॉइन की कीमत है, ना कि टोटल। तभी जिनवू बोलने लगा, तुम्हारे पास टोटल 11,000 बैंड कॉइन्स है, राइट? ये बोलकर जिनवू इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने लगा और तभी वो सरप्राइज हो गया और चिल्लाते हुए बोलने लगा, उन बैंड कॉइन की टोटल वैल्यू 13.5 बिलियन वॉन है। जिनवू से पागल बुलाते हुए पूछता है, क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? तभी टैग जिनवू से बोलने लगा, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम जल रहे हो तो सीधा बोल दो, मुझे खुद भी ये बात प्रोसेस करने में वक्त लगा था, लेकिन ये सच है, मैं इतना चौंका हुआ हूं कि मैं उस बात पर खुश भी नहीं हो पा रहा हूं। तभी सामने से जिनवू ने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझे सिर्फ 100 मिलियन वॉन दे दो। टैग ने उसे मना कर दिया। जिनवू ने उसे प्लीज बोलते हुए कहा, सिर्फ 100 मिलियन वॉन, पर टैग ने उसे फिर से मना कर दिया। टैग ने मुस्कुराते हुए बताया, मैंने इसे ऑलरेडी एक्सचेंज पर सेल के लिए रख दिया है और इस ट्रेंड के हिसाब से वो और भी ऊपर जाता रहेगा। ये सुन जिनवू उसे कमीना बोलते हुए बोलने लगा, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं उस गेम को और सीरियसली खेलता। तभी जिनवू को कुछ याद आया। उसे वो सीन याद आया जहां वो टैग के साथ वो गेम खेल रहा था। उसे याद करके जिनवू ने टैग का कॉलर पकड़ गुस्से से कहा, कमीने, क्या तुम भूल गए? उस वक्त तुमने अपने साथ मेरे भी कैरेक्टर भेज दिया था। साले चोर, मुझे मेरा हिस्सा दे। ये पूछकर टैग ने पूछा, लेकिन उसमें तुम्हारा कितना हिस्सा था? जिनवू से जवाब देने ही जा रहा था तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। वहां खिड़की के बाहर उस दीवार पर वही ईगल बैठा हुआ था। उस ईगल से अभी भी वही गोल्डन रोशनी निकल रही थी। वो सीधा जिनवू को ही देख रहा था। जिनवू उस ईगल को फिर से देखकर हैरान रह गया। तभी वो ईगल उसकी ओर आने लगा और सीधा आकर उसके सिर पर उड़ने लगा। जिनवू भी उसे ही देखने लगा। तभी उसके सामने गोल्डन रोशनी से कुछ शब्द बनने लगे। वो लिखे हुए बातों को देखकर सरप्राइज हो गया। तभी टैग ने उसे ऐसे बैठा देखकर आवाज लगाई और तभी जिनवू ने पूछा, तुम्हें पता है माउंटेन हिल क्या है? टैग ने बताया, ये
तो वही एक्सचेंज है जहाँ पर मैं अपना बैंटकॉइन ट्रेड कर रहा हूँ। तभी टैग ने जिन्वू से पूछा, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तभी जिन्वू ने पूछा, क्या वो एक्सचेंज सेफ है? उसके बारे में बैंक्रप्सी के कोई र्यूमर्स तो नहीं है? दरअसल जिन्वू ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उस ईगल की गोल्डन रोशनी में माउंटेन हिल की बैंक्रप्सी की बात लिखी थी। टैग भी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होकर बोलने लगा, तुम किस बात के बारे में बात कर रहे हो? भला एक अच्छा खासा एक्सचेंज बैंकरप्ट क्यों होगा? जिन्वू परेशान होकर सोचने लगा, ये ईगल और ये शब्द तो वैसे ही है जैसे मैं आर्मी के टाइम देखता था। अगर ये हेलुसिनेशन नहीं है तो क्या ये सच में है? इतना सोचकर जिन्वू ने टैग से कहा, अपने सारे बैंटकॉइन तुरंत ही बेच दो। ये सुनकर टैग ने कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? जिन्वू उसके पास गया और डेस्परेट होकर कहा, मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो और उसे बेच दो। टैग भी उसकी बात सुनकर सोचने लगा। जिन्वू भी सीरियस होकर उसे ही देखने लगा। तभी टैग ने बोला, ठीक है, मैं सब कुछ बेच दूंगा। वैसे भी मैं बेचने का प्लान कर ही रहा था। मैंने अपनी बहन से $1 अकाउंट भी सेटअप करवा दिया है, लेकिन एक बार मैं इसे बेच दो तो तुम्हें सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना होगा। जिन्वू ने भी ठीक है कहा। फिर उसने देखा तो वो ईगल उसके लिखे हुए शब्द गायब हो चुके थे। तभी जिन्वू सोचने लगा, मुझे वो ईगल और वो शब्द फिर से दिखाई दिए। ये पक्का कोई हेलुसिनेशन नहीं हो सकता है, वरना मुझे उस एक्सचेंज का नाम कैसे पता चलता जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, या फिर मैंने पहले उसका नाम सुन रखा होगा, इसलिए कंफ्यूज हूँ। तभी टैग चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। ये देख जिन्वू चौंकर बोलने लगा, क्या हुआ? टैग ने बताया, माउंटेन हिल के सर्वर अभी अभी बंद हो चुके हैं। ये सुनकर जिन्वू हैरान हो गया। वो परेशान होकर बोलने लगा, तो फिर हमारे कॉइन्स का क्या हुआ? टैग ने उसे अपना फोन दिखाते हुए बताया, मैंने उसे वक्त रहते ही बेच दिया था। जरा मुझे चेक करने दो कि आखिर चल क्या रहा है। शायद ये सिर्फ एक सर्वर मेंटेनेंस हो सकता। वहीं जिन्वू भी उस ईगल की भविष्यवाणी फिर से सच होते देख सोच में पड़ गया। तभी कुछ देखकर टैग फिर से चिल्लाया और उसने बताया कि सर्वर फिर से ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन सारे यूजर्स के अकाउंट खाली हो चुके हैं। ये सुनकर जिन्वू फ्रीज हो गया। वहीं ऑनलाइन फोरम्स के बीच इस बात को लेकर काफी लोग अपना पैसा गमा बैठे थे। तभी टैग जिन्वू के पास आकर बोलने लगा, तुमने मुझे कहा था तुम मुझे सच बताओगे, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या तुम्हें पता था ऐसा कुछ होगा? जिन्वू से जवाब देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये देख टैग ने उसे सब सच बोलने को कहा। जिन्वू ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बताया, शायद मेरे पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी आ चुकी है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 1 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक पहाड़ पर ब्लास्ट हो रहा था। दरअसल ये आर्मी की ट्रेनिंग के लिए मोटर फायर किया गया था। तभी ऑफिसर ने जिन्हू को आवाज लगाते हुए कहा, इसे ध्यान से देखना, जब तुम बेस पर वापस जाओगे तब तुमसे इसके बारे में सवाल किए जाएंगे, समझे? जिन्हू ने सलूट करते हुए कहा, यस सर। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पास एक पेड़ पर एक गोल्डन ईगल बैठा था। जिन्हू उसे देखकर सोचने लगा, क्या ईगल ऐसे भी होते हैं? तभी ईगल ने अचानक छलांग लगाई और उड़ना शुरू कर दिया। वो तेज गति से उड़ता हुआ जिन्हू के सामने से निकल गया। ये देखकर जिन्हू चौंक गया। वो अपने साथियों से पूछने लगा, क्या तुम लोगों ने अभी उस ईगल को देखा? पीछे से एक बंदे ने पूछा, कहाँ? जिन्हू ने इशारा करके बताया, वो अभी अभी हमारे ऊपर से उड़ कर गया। उसके साथी ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तभी जिन्हू बोलने लगा, आखिर तुम इतना बड़ा ईगल कैसे मिस कर सकते हो? तभी जिन्हू को हवा में कुछ गोल्डन वर्ड्स दिखाई देने लगे। उसमें लिखा था किसी KM-188 नाम की चीज के एक्सप्लोजन के बारे में। ये देखकर जिन्हू कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, ये क्या है? क्या ये कोई नई आर्टिलरी टेक्नोलॉजी है? तभी उसने देखा पास कुछ सोल्जर्स मोटर लोड कर रहे थे। वो उसके अंदर एक शेल डाल रहे थे। जिन्होंने ध्यान से देखा तो उस शेल पर वही नंबर लिखा था जो उस ईगल ने कुछ देर पहले हवा में लिखे थे। अचानक जिन्हू के सामने एक तेज रोशनी चमक उठी। उसका शरीर रिएक्ट करते हुए जमीन पर कूद गया। जो सोल्जर शेल लोड कर रहे थे वो उसके आंखों के सामने ही फट चुके थे। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिन्हू ये सब टाइक को बता रहा था। उसकी बात सुनकर टाइक बोला, तुम तो काफी लकी हो, उस ब्लास्ट के इतने करीब होने पर भी तुम्हें कोई चोट नहीं आई। जिन्होंने हाँ में जवाब दिया और बताया, उस एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी, पर एक मिस्टीरियस वार्निंग की वजह से मैं बच गया। टाइक ने पूछा, मिलिट्री डॉक्टर का क्या कहना था? जिन्हों बोला, डॉक्टर ने कहा कि उस एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से मुझे मेमोरी कंफ्यूजन हो गया होगा। टाइक हंसकर बोला, ये तो बस बेवकूफ बनाने वाला जवाब है। अगर तुमने ये चीज 2 बार एक्सपीरियंस की है तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं, एक सुपर पावर है। जिन्हू कंफ्यूज होकर बोला, चलो मान भी लूं कि तुम्हारी बात सही है, पर तुमने इस बात को इतनी आसानी से कैसे मान लिया? टाइक मुस्कुराकर बोला, मुझे एनिमे ने मेंटल स्ट्रेंथ दी है। अगर मेरे सामने अभी एक क्यूट सी एल्फ गर्ल आ जाए तो मैं उस पर भी यकीन कर लूंगा। जिन्हू हंसकर बोला, चलो आप प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। टाइक ने पूछा, कौन सा प्रैक्टिकल मामला? जिन्हू बोला, बैंड कॉइन में मेरा हिस्सा 1.24 बिलियन वॉन का है। ये सुनकर टाइक हैरान हो गया। जिन्हू सीरियस होते हुए बोला, जब तुमने अपना वो लुटीनिया कैरेक्टर बेचा था तब तुमने मेरा एक लो लेवल कैरेक्टर भी साथ में बेचा था। तुम्हें मिले 11,000 बैंड कॉइन में से 1,000 बैंड कॉइन मेरा हिस्सा है। मतलब तुम्हारे पास जो 13.5 बिलियन वॉन है उसका
99.1% मेरा है। अगर तुमने मुझे वो पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सारी एनिमे फिगर्स जला दूंगा। ताइक ने गुस्से में बोला, उस वक्त तो तुमने मुझे वो फ्री में दे दिया था, अब तुम नेगोशिएशन किए बिना धमकी दे रहे हो। खैर, अगर मैं तुम्हें पैसे देना भी चाहूँ तो तुरंत नहीं दे सकता, टैक्स के इश्यूज की वजह से। जिन्होंने कहा, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, तुम टैक्स हेवन सेटअप करने की सोच रहे हो ना? टाइक हैरान होते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? जिन्हों बोला, क्या तुम भूल गए कि मैं कोरियन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ? टाइक ने बताया, मेरी बहन कह रही थी कि अगर मेरे बैंक कॉइन पर इनकम टैक्स लग गया तो मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक टेरिटरी ऑफ डेला नाम से टैक्स हेवन सेटअप किया है और ओटीके नाम की कंपनी बनाई है। जिन्हों हंसकर बोला, क्या ओटीके का मतलब ओटाकू होता है? टाइक इरिटेट होकर बोला, नहीं, ये मेरे नाम ओ टैग यू का शॉर्ट फॉर्म है। फिर खुश होते हुए बोला, अब सिर्फ पूरी जिंदगी आराम करते हुए जीना बचा है। जिन्हों बोला, तुम तो अभी तक वही तो करते आ रहे हो। तभी टाइक बोलने लगा, तुम्हें गेम आइटम्स ट्रेड करके जीना आसान लगता है क्या? तुम भूल गए कि बैंड कॉइन भी उसी का नतीजा है? टाइक की बात से जिन्हों भी अग्री करता। फिर टाइक बोला, खैर बात को लंबा खींचने की जरूरत नहीं, 13.5 बिलियन वॉन में तुम्हारा हिस्सा 1.24 बिलियन वॉन है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वो पैसे जरूर दूंगा। इसी तरह आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी फ्यूचर देखने की पावर और लॉयल दोस्त की वजह से जिन्हों के पास 1.5 बिलियन डॉलर आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक केएच नाम की बैंक। जिन्हों अपनी बैंक पासबुक में 500 मिलियन वॉन डिपॉजिट होने की बात से खुश होकर बैंक से बाहर आ रहा होता है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है। टाइक ने उसे कहा, इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करो, मैं तुम्हें अपना पूरा हिस्सा तुरंत नहीं दे सकता। तभी जिन्हों बोलने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे जो पैसे देने वाले हो वो गिफ्ट माना जाएगा, मतलब टैक्स हेवन से कोरिया ट्रांसफर होते ही उस पर 20% टैक्स लगेगा और जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ही प्रोग्रेसिव टैक्स रेट बढ़ेगा। टाइक ने थम्स अप दिखाते हुए कहा, तुम सबको जानते हो, मैं तुम्हें पहले 500 मिलियन वॉन दूंगा, फिर अपनी बहन के थ्रू बाकी के 740 मिलियन वॉन ट्रांसफर करने का तरीका ढूंढ लूंगा। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है। बैंक से निकलते वक्त जिन्हों मन ही मन रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कहीं ये कोई सपना ना हो। फिर वो घर की तरफ जाते हुए सोचता है, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? शायद माँ को कुछ वक्त तक काम ना करने के लिए हेल्प करूंगा, उनके लिए नए कपड़े भी खरीदूंगा। ये सोचते सोचते वो एक बड़े मॉल के बाहर पहुंच जाता है। मॉल के अंदर एंटर करता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, अब शॉपिंग की शुरुआत कहाँ से करूं? तभी पास की शॉप से चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ भीड़ जमा होती है। जिन्होंने देखा एक लेडी चिल्ला रही थी, अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट वेबसाइट पर पोस्ट कर दूंगी। उसने सामने खड़ी औरत को आंटी बोलते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है ये शूज कितने के हैं? अगर तुम फ्लोर पर 1000 बार पोछा लगा लो तब भी तुम इसे खरीद नहीं पाओगी। तभी सामने से उसे मॉल के मैनेजर ने उस लेडी से माफी मांगी। फिर वो मैनेजर अपने पीछे खड़ी लेडी को आंटी बोलते हुए कहा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी से घुटनों पर बैठो। ये देखकर जिन्हों हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आया उसकी माँ यहाँ क्या कर रही है। चैप्टर की स्टार्टिंग में वो लेडी गुस्से से अपना पैर आगे करके बोली, तुम अपने नीज पे गिरोगी या इन शूज के पैसे दोगी? मैनेजर भी इरिटेट होकर जिन्हों की माँ से बोला, क्या तुम जॉब से निकलना चाहती हो? अभी के अभी कस्टमर से सॉरी बोलो। जिन्हों ने माँ को उस यूनिफॉर्म में देखकर शॉक हो गया, क्योंकि माँ ने बोला था कि वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के कॉल सेंटर में काम करती है। माँ भी काफी टेंशन में लग रही थी। वो ना चाहते हुए भी उस लेडी से सॉरी बोलने के लिए नीज पर गिरने जा रही थी। तभी जिन्हों पीछे से आके माँ का हाथ पकड़ लेता है। वो उन लोगों से बोला, भाई इतना क्या बड़ा इशू है कि तुम किसी को नीज पे गिरने बोल रहे हो? थोड़ा क्लियर बताओ हमें भी। माँ शर्म के मारे अपना फेस साइड में कर लेती है। लेडी चिल्लाते हुए जिन्हों से बोली, तुम अपना नोज इसमें क्यों घुसा रहे हो? क्या तुम इस औरत के बेटे हो? जिन्हों ने हाँ में सर हिला दिया, हाँ मैं इनका बेटा हूँ। ये सुनकर माँ हैरान हो गई और लोगों से कहने लगी, ये लड़का मुझे नहीं जानता। जिन्हों ने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ क्या आप मुझसे एम्बेरस हो? क्योंकि मैं तो आपसे बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं हूँ। मैनेजर और लेडी दोनों शॉक रह गए। जिन्होंने उनसे पूछा, अब बताओ यहाँ चल क्या रहा है? लेडी गुस्से में बोली, इस औरत के पोछे ने मेरे जूतों को टच कर लिया। सब लोग वहीं खड़े तमाशा देख रहे थे। जिन्हों ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, सिर्फ इतनी सी बात पे तुम किसी की माँ को नीज पे गिरने बोल रही हो? थोड़ा कॉमन सेंस रखो। लेडी उसकी बात सुनकर थोड़ी अनईजी हो गई। फिर अपने शूज दिखाते हुए बोली, तुम्हें पता भी है इनकी प्राइस क्या है? पूरे $500 के हैं। जिन्होंने अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर दिए, ये लो $500। अब या तो पैसा लो और मेरी माँ से सॉरी बोल के निकल जाओ, या अपने एक्सपेंसिव शूज यहीं छोड़ कर जाओ। वैसे भी सब लोग तुम्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या पैसा लेना बेटर नहीं होगा? लेडी फ्रस्ट्रेट हो गई। जिन्होंने थोड़ा सार्कास्टिक होके बोला, या फिर मैं ये पैसे ग्राउंड पे फेंक दूं और तुम नीज पे गिर के उठा लेना, कैसा लगेगा? लेडी और भी गुस्से में आ गई। फिर जबरदस्ती सॉरी बोलती हुई बोली, इतना काफी होगा राइट? इतना बोलकर उसने जिन्हों के हाथ से पैसे खींच लिए और वहीं गिनने लगी। तभी जिन्हों ने मैनेजर की तरफ मुड़कर कहा, प्लीज इन मैडम के शूज कलेक्ट कर लेना, अब ये मेरे हैं क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। अगर मुझे कल तक नहीं मिले तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि ये चोरी हो गए। मैनेजर ने हाँ में सर हिला दिया। लेडी उसकी बात सुनकर शॉक रह गई। जिन्हों माँ के साथ निकलने लगा। लेडी पीछे से चिल्लाई, तुम इतने पेटी क्यों बन रहे हो? वैसे भी तुम ये शूज कभी पहनोगे नहीं। जिन्हों मुस्कुराते हुए बोला, हो सकता है मुझे इनकी जरूरत
जरूरत ना हो कल ही कचरे में फेंक दूं। वैसे रिमाइंड कराने के लिए थैंक्स आंटी। लेडी और भी गुस्से में आई और चीख कर बोली, मैं कोई आंटी नहीं हूँ। तभी सीन चेंज होता है। जिन्हों माँ के साथ घर जा रहा होता है। माँ परेशान होकर बोली, शायद मैं वापस जाके बात करूँ तो ये मैटर अभी सॉल्व हो सकता है। जिन्हों ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आप इतनी वीक कब से हो गई? मैं तो आपको हमेशा स्ट्रांग देखता आया हूँ। माँ मुस्कुरा के बोली, मैं वीक नहीं हूँ बेटा, बस पहली बार ऐसी सिचुएशन फेस कर रही हूँ। जिन्हों बोला, अब से आपको ऐसी जगह काम करने की जरूरत नहीं है जहाँ आपको इंसल्ट किया जाए, सब मैं संभाल लूंगा। माँ की आंखें भर आईं। उसने जिन्हों का फेस दोनों हाथों से पकड़ के कहा, मेरा जिन्हों इतना बड़ा कब हो गया? सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। जिन्हों माँ को सब एक्सप्लेन करता है। माँ पूछती है कि बैंक कॉइन क्या है और इतना महंगा क्यों है? जिन्हों बोला, इससे एक गेम आइटम समझ लो, इसलिए अब आपको कॉलेज फीस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। माँ तुरंत बोली, बकवास बंद करो, वो पैसे तुम्हारे हैं, मैंने तुम्हारी कॉलेज फीस ऑलरेडी सेव करके रखी है, तुम अपने पैसे फ्यूचर पे इन्वेस्ट करो। जिन्हों मुस्कुराया, उसके बारे में बाद में सोच लूंगा, पर अभी के लिए चलो घर चेंज करते हैं, मुझे लगता है आपकी खांसी इस घर की वजह से है। माँ बोली, उसकी टेंशन मत लो। जिन्हों हंसता हुआ बोला, मेरे पैसे हैं और मैं सिर्फ अच्छी चीजों पे ही स्पेंड करूंगा। माँ बोली, तुम अपने फादर की तरह ही जिद्दी हो। तभी जिन्हों का फोन बजे। कॉल पिक करते ही टाइल चिल्लाता है, इमरजेंसी है। जिन्हों बोला, किस बारे में? मैं अभी माँ के साथ डिनर कर रहा हूँ। टाइल बोला, वो आ गई है। जिन्हों पूछा, कौन? टाइल बोला, मेरी सिस्टर, वो कोरिया वापस आ गई है। तभी सीन नामसन शिलोन होटल की तरफ शिफ्ट होता है। होटल की सामने वाली सड़क पर दो लड़के एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि आगे वाला अपने दोस्त को कुछ बहुत ही खास दिखाना चाहता है, और वो खास चीज जो वो अपने दोस्त को दिखाना चाहता है निकलती है एक ऐसी कार जो फ्लैशी कलर से ढकी हुई है और बहुत ही आई कैचिंग है। आसपास के लोग अपने फोन निकालकर फोटो खींचने लगते हैं। उस कार की बॉडी पर एक बहुत ही क्यूट पिंक हेयर्ड लड़की की तस्वीर बनी हुई है। ऐसा लगता है कि ये किसी गेम का कैरेक्टर है जिसमें लोगों की काफी दिलचस्पी है। कार के अंदर से तेकू जिनो से बात करते हुए बाहर खड़े एम्प्लॉय से बोलता है, जरा मुझे पार्किंग स्पेस ढूंढने दो। जिनो को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो शर्म के बारे अपना चेहरा छुपाते हुए बुदबुदाते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ। जिनो मन ही मन सोचने लगता है, सच में ये इडियट, मैंने इसे बोला था कि मुझे सड़क के बीच में ही उतार दे। पार्किंग करने के बाद दोनों जल्दी जल्दी होटल की रिवॉल्विंग डोर की तरफ बढ़ते हैं। टैग्यू बोलता है, तुम इतना शर्म क्यों कर रहे हो? हमारा टाइम तो बहुत अच्छा था। वो दूर चलने लगता है, ऐसे दिखाते हुए जैसे टैग्यू को जानता ही नहीं। मुझे अपनी ओटाकू दुनिया में मत घसीट। टैग्यू आर्ग्यू करता है, मेरी दुनिया में क्या गलत है? तभी अचानक एक आवाज दोनों को चौंका देती है। 3 मिनट लेट है ना? एक लेडी जिसने वेस्ट अपने कंधों पर डाली हुई है, दीवार से टिककर खड़ी है और अपने हाथ बांधे हुए हैं। वो अपने भाई को अंदर आते देख बोलती है, हेलो। ये देख करके उसके भाई के साथ कोई और भी आया है। वो बोलती है, जिन्हों भी आया है, लंबे टाइम बाद मिले हैं ना? जिन्हों पोलाइटली जवाब देता है, हाँ काफी लंबा टाइम हो गया। आप कैसी हैं नूना? ह्यूंजू ब्रीफली जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। होटल के रेस्टोरेंट में ह्यूंजू जिन्हों से पूछती है, तो तुमने अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर ली है ना? जिन्हों जवाब देता है, हाँ बस कुछ टाइम पहले ही खत्म की है। ह्यूंजू अपना कॉफी कप नीचे रखती है और आगे पूछती है, ग्रेजुएट होने के बाद वापस स्कूल गए हो? तुम मेरे साथ गोल्डन गेट पर काम क्यों नहीं करते? जिन्हों अपना सिर खुजलाते हुए मुस्कुराकर जवाब देता है, वो तो अच्छा होगा, अगर एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मुझे एक्सेप्ट कर ले तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। ह्यूंजू कुछ सोच में पड़ जाती है। ह्यूंजू का एक्सप्रेशन देखकर जिन्हों कंसर्न के साथ पूछता है, लेकिन ह्यूंजू, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? आपका रंग थोड़ा। सोचने के बाद ह्यूंजू अचानक पूछती है, टैक्यू माउंटेन हिल? ये नाम सुनकर टैक्यू फ्लिंच करता है और रिस्पेक्टफुली जवाब देता है, हाँ ह्यूंजू। ह्यूंजू आगे बोलती है, मैंने सुना है कि उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, सब ठीक है ना? टैग्यू अपनी उंगलियों से वी साइन बनाता है और मुस्कुराते हुए बोस्ट करता है, लकीली उससे पहले ही मैंने सब कुछ बेच दिया था। ह्यूंजू हैरान हो जाती है, क्या तुमने सब कुछ बेच दिया? टैग्यू सिर हिलाकर कंफर्म करता है, हाँ मैंने सब कुछ ओटी के कंपनी के अकाउंट में डाल दिया। करीब $1.19 मिलियन, मतलब लगभग 13 बिलियन वॉन। $1 बराबर 1098 वॉन। ह्यूंजू टैग्यू को सीरियसली देखती है। एक पल बाद वो अपना कॉफी कप उठाती है और सैटिस्फैक्शन के साथ बोलती है, ये अच्छा है। तभी जिन्हों, जो साइड में बैठा कॉफी पी रहा होता है, सोचने लगता है कि ह्यूंजू इतनी वरीड है। ह्यूंजू टेबल पर एक कागज रखती है और दोनों की तरफ पुश करते हुए बोलती है, ये लो। दोनों समझ नहीं पाते, क्या है ये? ह्यूंजू जवाब देती है, ये गंगनम में गोल्डन गेट के ब्रांच मैनेजर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर तुम्हें बड़ी रकम किसी डोमेस्टिक अकाउंट में ट्रांसफर करनी हो तो इस इंसान से कॉन्टैक्ट करना। बस बोल देना कि तुम ओ ह्यूंजू के भाई हो
और वो सब हैंडल कर देगा। फिर ह्यूनजू पूछती हैं, लेकिन तुमने तो बोला था कि धीरे धीरे बेचोगे, अचानक सब एक साथ क्यों बेच दिया? ये सुनकर दोनों फ्लिंच करते हैं। तैक्यू जवाब दीपा है, अब बस मन किया कि सब एक साथ बेच दूं। फिर जिन्हू पूछता है, ह्यूनजू आप तैक्यू की वजह से यहाँ आई हैं? ह्यूनजू एक्सप्लेन करती है, ऐसा नहीं है, मैं एक कंपनी एक्विजिशन ऑडिट कंडक्ट करने आई हूँ, शायद 10 दिन रुकूंगी। तैक्यू शॉक में रिपीट करता है, 10 डेज? ह्यूनजू उसे एक्नॉलेज तक नहीं करती और कोल्ड वॉइस में बोलती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तैक्यू को अपनी कैपेबल बहन का डर हड्डियों तक बसा हुआ है। वो कांपते हुए हाथ हिलाता है और बोलता है, नहीं, मैं तो बस खुश हूं, तो आप कहाँ रुकेंगी? ह्यूनजू अपनी उंगली ऊपर की तरफ इशारा करते हुए जवाब देती है, ऊपर, यहीं। तैक्यू एक्सप्लेन करता है, इतने महंगे होटल में? ह्यूनजू एक्सप्लेन करती है, पूरी ऑडिट टीम यहाँ साथ में रुक रही है, कंपनी सब पे कर रही है। जिन्हों मनी मन सोचता है एक रात का कम से कम 5 लाख वॉन तो होगा ही। एज एक्सपेक्टेड एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म अलग ही लेवल पर होती है। ह्यूनजू का फोन वाइब्रेट होता है। वो कुर्सी पीछे पुश करके खड़ी होती है और दोनों से बोलती है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा फोन अटेंड करके आती हूँ। जब ह्यूनजू चली जाती है तब दोनों आराम से बात करने लगते हैं। जिन्हो बगल वाली सीट पर लीन होकर पूछता है, हे ये इमरजेंसी ना है ना? तुम लोग हमेशा की तरह हो। टैग्यू हंसते हुए उसे टीज करता है, मेरी बहन का नॉर्मल बिहेवियर ही तो है जो तुम्हें डराता है ना? जिन्हो जवाब देता है, ये तेरी गलती है ना कि तूने मुझे ऐसा फील करवाया, है ना? टैग्यू डिनाई करता है, मैंने क्या किया? ह्यूनजू जल्दी से कॉल खत्म करके वापस टेबल पर आती है और दोनों से बोलती है, तुम लोग अभी भी यहीं हो, है ना? ओपेक मीटिंग की वजह से कॉल आया था। टैग्यू जवाब देता है, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट? जिन्हो बोलता है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप है। ह्यूनजू जवाब देती है, सही है, मोर प्रिसाइजली ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक मीटिंग का रिजल्ट परसों अनाउंस किया जाएगा। ये सुनते ही जिन्हो के चारों तरफ अचानक फिर से वही गोल्डन रोशनी दिखने लगती है। ईगल ठीक उसकी टेबल के ऊपर शैंडिलियर पर आकर बैठ जाता है, अपने पंख फैलाए हुए। फिर से वो ईगल पहले की तरह जिन्हो के ऊपर उड़ने लगता है। जिन्हो भी पूरे फोकस के साथ देखने लगता है। जिन्हो सोचता है, क्या है इस बार, क्या चल रहा है? उसकी आंखों में अभी भी वो तेज गोल्डन लाइट मौजूद है। हवा में फिर से शब्द बनने लगते हैं, ओपेक प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट। जिन्हो को खोया हुआ देखकर टैग्यू पूछता है, हे जिन्हो? नूना भी उसका नाम बुलाती है। जिन्हो? वो चौंक कर जवाब देता है, हाँ। ह्यूनजू कंसर्न के साथ पूछती है, तुम ठीक हो? जिन्हो अपना सिर खुजलाते हुए बोलता है, सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। ह्यूनजू मजाक करती है, टैग्यू की वजह से तुम थक गए हो, है ना? जिन्हो हंसते हुए अग्री करता है, हमेशा की तरह। टैग्यू जो चुपचाप बैठा था क्रॉस फायर में फंस जाता है और बोलता है, अचानक मेरी बात क्यों कर रहे हो? वापस नॉर्मल होते हुए जिन्हो बोलता है, सीरियसली ह्यूनजू, ओपेक में मीटिंग किस बारे में है? ह्यूनजू दोनों को बताती है, वो अभी कुवैत में प्रोडक्शन कट एग्रीमेंट पर मीटिंग कर रहे हैं। जिन्हो सरप्राइज में पूछता है, प्रोडक्शन कट? उसे अचानक एक बुरी फीलिंग आती है। टैग्यू जो बगल में बैठा है समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो पूछता है, क्या हुआ, क्या ये कोई बड़ी बात है? ह्यूनजू एक्सप्लेन करती है, अगर फाइनेंशियल एसेट्स के रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं तो टैंजिबल एसेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑयल और गोल्ड हैं, जैसा कि तुम दुनिया के टॉप 3 टाइप्स ऑफ ऑयल से देख सकते हो। भले ही यूएस एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन प्रोडक्शन की अमाउंट अभी भी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं करती। भले ही वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, फिर भी वो लार्जेस्ट इंपोर्टर की पोजीशन रखते हैं। हालांकि शेल गैस और शेल ऑयल की वजह से यूएस एक न्यू सप्लायर के तौर पर उभरा है। इसे शेल रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। लेकिन शेल ऑयल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट करीब $40 से $50 पर बैरल एस्टिमेट की जाती है। तो अगर ऑयल की कीमत $50 पर बैरल से नीचे गिरती है तो एक्सपेक्टेड है कि आधी से ज्यादा कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी। इसीलिए ओपेक मेंबर कंट्रीज ने प्रोडक्शन कट्स पर डिस्कस करने के लिए कई मीटिंग्स रश में रखी हैं। लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो एक दूसरे को वॉच कर रहे हैं, तो हमेशा फेलियर में ही खत्म होता है। जिन्हो सीधा बैठकर जल्दी से पूछता है, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? ह्यूनजू जवाब देती है, सच कहूं तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि बिना एग्रीमेंट के खत्म होगा। वो प्राइस को $60 पर बैरल के आसपास रखने की कोशिश कर रही हैं, और अगर ये फेल होता है तो प्राइस $50 से नीचे गिर जाएगी। जिन्हो एंग्शियसली पूछता है, अगर अग्रीमेंट हो गया तो? अपने नॉलेज से ह्यूनजू जवाब देती है,
ऑयल की कीमत आसमान छू लेगी और मार्केट के लिए अच्छा होगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी एक्सट्रीमली रेयर है। जिन्हू बुदबुदाता है, फिर भी क्या आपको लगता है कि इस बार अग्रीमेंट होगा? ह्यूंजू उसे ठीक से सुन नहीं पाती, लेकिन फिर भी क्यूरियस होती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिन्हू हाथ हिलाकर बोलता है, वो तो बस अगर सब ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। मन ही मन वो सोचता है। बिना सोचे ज्यादा बोल दी। ह्यूंजू अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर बोलती है, वो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन होप और प्रेडिक्शन दो अलग चीजें हैं। शाम हो जाती है और दोनों होटल से निकलते हैं। टैग्यू उसे अपनी ओटाको इमेजेस से ढकी कार में ड्राइव करता है। जिन्हू अपना हाथ खिड़की पर रखकर बाहर की कारों को देखता है, सोच में खोया हुआ। अगर ओपेक का प्रोडक्शन कट अग्रीमेंट सक्सीड होता है जैसा मैंने देखा और ऑयल की कीमत आसमान छू लेती है, तो क्या होगा अगर हम पहले से क्रूड ऑयल खरीद लें? अगर ये सच में फ्यूचर में होता है तो पहले से ऑयल खरीदने से सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स हो सकते हैं, राइट? उसे माइन एक्सप्लोजन की प्रेडिक्शन और माउंटेन हिल की बैंक्रप्सी याद आती है। तो पॉसिबल है कि मैं ये ओपेक कट अग्रीमेंट भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट कैपिटल। मैंने अभी अभी लीज साइन किया है और माँ को 100 मिलियन वॉन देने का प्लान है, तो जो पैसा अभी यूज कर सकता हूँ वो है अकाउंट में 275 मिलियन वॉन, टैग्यू के अकाउंट में 70 मिलियन वॉन। क्या मुझे सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो अब WTI कहाँ से खरीदूं? जिन्हू जवाब देता है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज से। टैग्यू वंडर करता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? जिन्हू बोलता है, क्योंकि हमें पता है कि क्या होने वाला है, तो चलो करीब $3 लाख बेट करते हैं। टैग्यू नेचुरली अग्री करता है, तो मेरे लिए भी कुछ और खरीद दो। वो खुशी से हंसता है, ड्राइव करते हुए प्रेस करता है, तुमने देखा है ना, तुमने मुझे बताया नहीं प्लीज। तभी जिन्हू के दिमाग में अचानक एक आइडिया फ्लैश होता है। रुको एक मिनट, अभी भी वो तरीका है। वो टैग्यू की तरफ देखता है। जिन्हू की कहानी सुनने के बाद टैग्यू कंक्लूड करता है, मतलब अगर तुम ओपेक प्रोडक्शन कट अग्रीमेंट प्रेडिक्ट करो और अगर वो होता है तो ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो पहले से खरीद लो। जिन्हू हाथ मारता है और प्रेस करता है, बिल्कुल सही, मुझे खुशी है कि तुम जल्दी समझ गए। टैग्यू जिन्हू की तरफ देखकर वंडर करता है, लेकिन ऑयल कैसे खरीदोगे? क्या घर पर बैरल्स ऑफ ऑयल स्टोर करोगे? जिन्हू रिमाइंड करता है, सामने देखो। ह्यूंजू के मुताबिक WTI क्रूड ऑयल अभी सिर्फ $60 पर बैरल के आसपास है। दोनों वापस टैग्यू के अपार्टमेंट पर आते हैं। जिन्हू अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर ऑयल की प्राइस चेक करता है, जो एग्जैक्टली $60.48 है। टैग्यू कुर्सी के पीछे खड़ा होकर बार बार पूछ रहा होता है, क्या ये सच में सीरियस है? मैंने बहन का एक्सप्लेनेशन सुना, पर मुझे नहीं लगता कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। वो खुशी से बोलता है, फोन पर प्रेस करते हुए। जिन्हू मुड़कर उसे एक्सप्लेन करता है, शायद तुम्हें एक जनरल आइडिया है, ऑयल सिर्फ कार्स को फ्यूल देने के लिए यूज नहीं होता, ये कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इसीलिए ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज मैन्युफैक्चरर्स की प्राइसेस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। तुम्हारे पास कितना बचा है? टैग्यू अपना फोन निकालकर बैलेंस चेक करता है। मैं तुम्हें 500 मिलियन वॉन भेजूंगा, 11,09,332, यानी करीब $6,73,000 तुम्हारा शेयर होगा। तो अब WTI कहाँ से खरीदूं? जिन्हू जवाब देता है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज से। टैग्यू वंडर करता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? जिन्हू बोलता है, क्योंकि हमें पता है कि क्या होने वाला है, तो चलो करीब $3 लाख बेट करते हैं। टैग्यू नेचुरली अग्री करता है, तो मेरे लिए भी कुछ और खरीद दो। टैग्यू बिना सोचे जवाब देता है, बस करीब 10 मिलियन। जिन्हू फिर से पूछता है, 10 मिलियन? टैग्यू एक शॉर्ट वर्ड में जवाब देता है, डॉलर्स। जिन्हू उसे इतने कैजुअली ये बोलते हुए सुनकर गुस्सा हो जाता है, ये कोई छोटी रकम है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? टैग्यू कॉशियसली सिर में क्वेश्चन मार्क्स लिए जवाब देता है, तो फिर 5 मिलियन कैसा रहेगा? जिन्हू तुरंत डांटता है, अचानक इतना पैसा आने से कंट्रोल खो दिया है। जिन्हू अपना सिर खुजलाता है और अनकॉन्फिडेंटली बोलता है, टैग्यू ये सर्टेन नहीं है। टैग्यू कैजुअली बोलता है, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी है। जिन्हू रिटॉर्ट करता है, कब से ये डेफिनेट प्रेडिक्शन बन गया? इतनी देर से रोके जाने के बाद टैग्यू आखिरकार पेशेंस खो देता है और चिल्लाता है, ठीक है, $3 मिलियन, ये मेरा मिनिमम है। जिन्हू इतना अनॉयड हो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। वो एनालाइज करता है, मार्केट प्रोडक्शन कट अग्रीमेंट की फेलियर फोरकास्ट कर रहा है। वो एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं और ऑयल की कीमत जितना हो सकता है उतनी गिर चुकी है। भले ही प्रोडक्शन कट ना हो, प्राइस रिडक्शन ज्यादा बड़ी नहीं होगी। अगर मैं गलत निकला तो बस एक छोटा लॉस लेकर बेच दूंगा।
टैग्यू के साथ मिलाकर उनके पास टोटल $3.3 मिलियन है। ये कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, और ये अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। एक छोटे से स्टूडियो में बस कुछ टैप्स से जिन्हू की इंडेक्स फिंगर कांपते हुए ऊपर उठती है। वो अपना मन बनाता है और माउस क्लिक करता है। चलो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। परचेज कंप्लीट करने के बाद जिन्हू कुर्सी पर पीछे लीन होता है, एग्जॉस्टेड, अपने हाथ माथे पर रखकर। टैग्यू एंग्शियस है और फिर से पूछता है, खरीद लिया? जिन्हू जवाब देता है, हाँ। टैग्यू आगे पूछता है, अब आगे क्या? जिन्हू अपनी ठुड्डी हाथ पर रखकर बोलता है, सीरियसली, अब हमें बस ओपेक मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना होगा। वो सोचता, लकीली जीनो करीब 120 मिलियन वॉन में एक 2 रूम विला किराए पर ले पाता है। वो काफी पुराना है, लेकिन वॉलपेपर और फ्लोर्स नए हैं, तो अंदर से बहुत साफ सुथरा है। माँ को नए घर में सामान रखने में मदद करते हुए जिन्हू उनसे पूछता है, माँ आपको घर पसंद आया? माँ अपनी कमर पर हाथ रखती हैं, खड़ी होती हैं, माथे से पसीना पोंछती हैं और उस स्पेशियस साफ कमरे को चारों तरफ देखते हुए अपने बेटे को जवाब देती हैं, बिल्कुल, इसमें 2 कमरे हैं और धूप भी अंदर आती है। सच में बहुत अच्छा है। जिन्हू मनी मन सोचता है, अगर मैंने ज्यादा खर्च किया होता तो और भी अच्छी जगह मिल सकती थी, लेकिन माँ को पसंद आ गया, ये अच्छी बात है। नए घर में सामान अरेंज करते हुए माँ अचानक एक तस्वीर के सामने रुक जाती हैं। जिन्हों भी नोटिस करता है कि माँ का मूड अचानक ठीक नहीं है। वो खड़ा होता है और उनके पास जाता है। वो देखता है कि माँ एक फोटो फ्रेम पकड़े हुए हैं और सोच रही हैं कि हर मूव के साथ उनके और उनके सामान के लिए जगह छोटी होती गई है। तो धीरे धीरे पापा की चीजों के लिए जगह ही नहीं बच रही। ये वो चीजें हैं जो माँ फेंक नहीं पाती। पापा की निशानियां। उनके हाथ में एक तस्वीर है जिसमें तीनों एक खूबसूरत सफेद विला के सामने खड़े हैं। तस्वीर में माँ पापा युवा हैं। माँ का पुराना सपना था अपना घर होना, और पापा ने वो सपना पूरा करने के लिए जमीन खरीदी और घर बनवाया। और वही उनका पहला घर था जहां जिन्हू पैदा हुआ और बड़ा हुआ। ज्यादातर फैमिली मेमोरीज वही हैं। जिन्हू माँ से पूछता है, माँ आपको पापा की अक्सर याद आती है? माँ अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखती हैं। उनकी आंखों में प्यार भरा है और बोलती हैं, बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत की और फिर उसके बाद गुजर गए। अगर वो आज जिंदा होते तो ये दिन देख पाते। वो तस्वीर को सहलाती हैं। तस्वीर में एक छोटा जिन्हू खुशी से अपने हाथ फैलाए हुए है, नया घर दिखा रहा है। अब वो बड़ा हो गया है। माँ अपने आंसू रोक नहीं पाती। अरे, वो अपने आंसू पोंछती हैं और बोलती हैं, मैं एक बार और सफाई कर देती हूँ। जिन्हू, तुम भी अपने कमरे में जाकर अपना सामान अरेंज करो। जिन्हू जवाब देता है, हाँ माँ। लेकिन जिन्हू तुरंत अपने कमरे में नहीं जाता। वो खड़ा होकर उस अभी भी खाली कमरे को देखता है और सोचते हुए बोलता है, अभी हमें वॉशिंग मशीन चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, सब कुछ नया खरीदना पड़ेगा। जिन्हू फिर अपनी माँ से बोलता है, और माँ, कुछ टाइम के लिए काम से छुट्टी ले लो। माँ हैरान हो जाती है, क्यों? मैं अभी भी इतनी हेल्दी हो कि काम कर सकूं? जिन्हू गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, बस 1 महीने की छुट्टी ले लो माँ, प्लीज माँ। माँ अपने बेटे का प्लीज रेजिस्ट नहीं कर पाती और मान जाती है। ठीक है, सोचती हूँ, अगर तुम खुश होते हो तो। उसके बाद जिन्हों एक छोटी सी सील वाला बैग निकालता है और बोलता है, और मैंने इस अकाउंट में 100 मिलियन वॉन डाल दिए हैं, तो जो भी जरूरत हो खरीद लेना। माँ हैरान रह जाती हैं, अरे 100 मिलियन वॉन? जिन्हों की काइंड माँ अचानक एक शेरनी में बदल जाती हैं। उसकी पीठ पर कई बार मारते हुए डांटती हैं, अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो जिसे मिले उसे बांटने लगोगे, क्या दिमाग खराब हो गया है? जिन्हों चिल्लाता है, लेकिन माँ, आप तो कोई जिसे मिले वाली नहीं है। माँ हाथ उठाकर मना करती हैं, मेरे पास सेविंग्स है, मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है। इसे बाद में घर खरीदने के लिए बचाओ या अपनी वेडिंग फंड के तौर पर रखो। माँ की बात का जवाब देते हुए जिन्हों खुशी से मुस्कुराता है और बोलता है, अगर मैं शादी करूंगा तो बस ये समझ लेना कि मैंने आपको टेम्पररी रखने के लिए दिया है। माँ आखिरकार मान जाती हैं, ठीक है, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह जिद्दी हो। जिन्हों कैलकुलेट करता है, माँ को 100 मिलियन देने के बाद और डिपॉजिट पे करने के बाद भी मेरे अकाउंट में अभी भी 275 मिलियन वॉन है। करीब 100 मिलियन टैक्सेस ने देने होंगे, लेकिन टैग्यू अभी भी मुझे 740 मिलियन वॉन देना है। उस अमाउंट से कम 20 साल तक मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। घर के बाहर का नजारा देखते हुए जिन्हों बोलता है, पैसा कमाना सच में इतना आसान है? इसके साथ मुझे अगले 20 साल तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूर से टैग्यू की आवाज आती है, मैं आ गया माँ।
माँ अपना सिर बाहर निकालती हैं, उसे 2 बैग्स में पेपर प्रोडक्ट्स लिए हुए देखती हैं और बोलती हैं, जबकि वो एंट्रेंस पर जूते उतार रहा होता है, अरे टैक्यू, आ गए हो, कुछ खाया है? टैक्यू जल्दी से जवाब देता है, अभी नहीं, मूविंग डे पर कुछ खाना चाहिए राइट, मैं ट्रीट करूंगा, बाद में ऑर्डर करते हैं। बोलते बोलते वो दोनों बैग्स जिन्हू को दे देता है। टैक्यू से सामान लेते हुए जिन्हू बोलता है, लेकिन हे, तुम्हारे जितना पैसा किसी के पास नहीं है। हाउस वार्मिंग गिफ्ट बस टॉयलेट पेपर? टैक्यू कंफ्यूज होकर पूछता है, तो फिर क्या लाता? जिन्हू सजेस्ट करता है कुछ सिंपल, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या वॉल माउंटेड टीवी। टैक्यू जोर से चिल्लाता है, शिकायत करते हुए, माँ, जिन्हू मुझे बुली कर रहा है। वो एक फोर्क से एप्पल का टुकड़ा खाते हुए बोलता है, मैंने न्यूज़ देखा, माउंटेन हिल बैंकक्रप्ट हो गया। टैग्यू जवाब देता है, फिर से शुरू मत करो, उसकी वजह से सब केओटिक हो गया है। माउंटेन हिल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अटैक से हुए डैमेज का एस्टिमेट ट्रिलियन से लेकर 1 क्वाड्रिलियन वॉन तक है। नॉर्मली माउंटेन हिल को डैमेज कॉम्पनसेट करना पड़ता है, लेकिन ये स्केल किसी एक्सचेंज के हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा है। आखिरकार माउंटेन हिल ने बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं। जिन्हों पूछता है, तो जिन्होंने बीकॉइन में इन्वेस्ट किया था उनका क्या होगा? टैग्यू ऑनेस्टली अपना गेस देता है, तुम्हें क्या लगता है? सब ब्रोक हो गए हैं, जल्द ही इसकी वैल्यू आधी रह जाएगी। अगर ऐसा किसी बैंक के साथ होता तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती और कॉम्पनसेशन मेजर्स देती, लेकिन क्योंकि बीकॉइन की कोई रेगुलेटरी एजेंसी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सोल्यूशन दे सके या लॉसेस कॉम्पनसेट कर सके। टैग्यू आगे बोलता है, लेकिन सच में तुम अमेजिंग हो, तुमने प्रिडिक्ट किया था कि माउंटेन हिल बैंकक्रप्ट होगा। जिन्हू हम्बली जवाब देता है, शायद बस कोइंसिडेंस है, वैसे मुझे मानना पड़ेगा कि ये काफी स्मूथली गया। टैग्यू रिटॉर्ट करता है, बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में कुछ भी रैंडम नहीं होता, मुझे एक फीलिंग है। जिन्हू क्यूरियस होकर पूछता है, कैसी फीलिंग? टैग्यू उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिडन एबिलिटी डेंजर के टाइम पर अवेकन होती है। जिन्हू तुरंत डिनाई करता है, क्या तुम पागल हो? मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये एक्सपेक्ट करता रहा। टैग्यू बोलता है, ऐसे ही सुपर हीरोज बनते हैं, सोचो, पक्का ऑरिकल्स आए। जिन्हों अपने दोस्त को थकान से देखता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? टैग्यू उस पावर के बारे में बड़बड़ाता रहता है, ऑरिकल्स आए, सुनने में कूल लगता है ना? जिन्हू कोल्डली जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके बारे में सोचने की बजाय ओपेक मीटिंग की चिंता करो। टैग्यू अभी भी अपने थॉट्स में है, ऑरिकल्स आए, ये ग्रेट लगता है, अब से मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगा। जिन्हू अपने दोस्त से हेल्पलेस हो जाता है, मैं किससे बात कर रहा हूं, प्लीज बंद करो। अगर ओपेक मीटिंग के बारे में प्रेडिक्शन सही निकली तो शायद मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन अगर इस बार गलत हुआ तो हम बहुत पैसा खो देंगे और ये रिलायबल नहीं रहेगा। टैग्यू इंसिस्ट करता है, पहले से कभी नहीं पता होता, वैसे भी अगर तुमने ओपेक के बारे में सही गेस किया तो मैं तुम्हें ओरेकल्स आए बुलाना शुरू कर दूंगा। एग्रीड? जिन्हू के पास बोलने को कुछ नहीं बचता और मान जाता है, ठीक है, जो करना है करो, मैं भी चाहता हूं कि ये सच हो। अगले दिन जिन्हू फिर से टैग्यू के पास जाता है। टैग्यू ग्रीट करता है, आ गए। जिन्हू कोट भी नहीं उतारता और तुरंत टैग्यू से पूछता है, आज रिजल्ट्स का दिन है, हिंजू ने कुछ कहा? टैग्यू गेम से नजर नहीं हटाते हुए जवाब देता है, उसने बोला कल पता चलेगा। जिन्हू अपना सिर झुकाता है, बिना किसी वजह के बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में लटका हुआ हूं। वो सोचता है, क्या मैं गलत था? कुछ गड़बड़ है। प्राइस और 3% गिर गई है, टोटल में हम 100 मिलियन वॉन खो रहे हैं और ये अभी भी जारी है। क्या मैं गलत तरीके से सोच रहा था? टैग्यू की आवाज उसे अपने थॉट से बाहर खींचती है, तुम ठीक हो? हमारे पास ऑरेकल्स आए हैं, याद है? जिन्हू कोट उतारता है और उसके बगल में बैठ जाता है। धीरे से बोलता है, कब से ये हमारा ऑरेकल्स आए हो गया? ध्यान भटकाने के लिए टैग्यू जिन्हू को गेम कंट्रोलर देता है और सजेस्ट करता है, चलो गेम खेलते हैं, कल जवाब पता चल जाएगा। जिन्हू पूछता है, कौन सा गेम खेलना है? टैग्यू ज्यादा नहीं सोचता और एक डेटिंग सिम चूज करता है। ये गेम जिन्हू को स्पीचलेस कर देता है, हालांकि उसका गेम कंट्रोलर एक बीट भी मिस नहीं करता। जिन्हू के थॉट्स अभी भी ऑयल इन्वेस्टमेंट से नहीं हटते। एक दिन में 1.24 बिलियन वॉन। अगर शांति से सोचूं तो इतना पैसा कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काफी नहीं है। टैग्यू रिमाइंड करता है, ऊपर वाला चूज करो। जिन्हू अभी भी सोच में खोया है, अगर बेहिसाब भी खर्च किया तो आखिरकार बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। ध्यान नहीं देते हुए वो गेम में गलत ऑप्शन चूज कर देता है, जिससे टैग्यू चिल्लाता है, कांग जिन्हू, क्या कर रहे हो? वो जिन्हू की शर्ट पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाता है, हे, तुम यहाँ पॉइंट्स खो रहे हो।
लेकिन जिन्होंने रेजिस्ट नहीं करता और अभी भी सोच में खोया है। क्या किसी ने लॉटरी जीती थी और 10 साल बाद होमलेस हो गया? ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे खुद को सोबर रखना होगा और स्मार्टली जीना होगा। तैग्यू अभी भी नहीं छोड़ता और पूछता है, क्या कर रहे हो जिन्हो? उसकी बाहें सिकुड़ी हुई हैं, अपने ही थॉट से लड़ रहा है। लेकिन जब इतने पैसे होने के बारे में सोचता है तो सोचने लगता है कि क्या उसे सच में ट्यूटरिंग जॉब्स ढूंढते रहने की जरूरत है। अगले दिन सुबह सुबह तैग्यू जोर से बुलाता है, हे जिन्हो! जिन्हो नींद में है। क्या है? तैग्यू अर्ज करता है, उठो, ओपेक के रिजल्ट्स आ गए। ओपेक शब्द सुनते ही जिन्हो उछल पड़ता है और पैनिक में चिल्लाता है, क्या? जिन्हो जल्दी से अपना फोन खोलता है। उसकी आंखों के सामने ब्रेकिंग न्यूज के आर्टिकल्स की एक सीरीज आती है। ओपेक ने एक इम्प्रेसिव प्रोडक्शन कट अग्रीमेंट पर पहुंचा और ओपेक के प्रोडक्शन कट डिसीजन के बाद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। मन ही मन वो ओवरजॉयड हो जाता है। ये सच में हो रहा है। प्रोडक्शन कट। WTI प्राइस क्या है? $73। बस कुछ मिनटों में 20% से ज्यादा ऊपर चढ़ गई। उसकी आंखें चमक उठती हैं। जिन्हो तैग्यू से बोलता है, अपना अकाउंट चेक करो। तैग्यू समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, तो जिन्हो अर्ज करता है, मैंने बस प्रोडक्शन कट प्रेडिक्ट की थी, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। चलो अभी सब टेम्परेली बेच देते हैं। तैग्यू बेड पर लेटकर खुशी से फोन प्रेस करता है और बोलता है, अच्छा लग रहा है। जिन्हो उसके बगल में बैठा है, अभी भी शौक में। कितना बनाया हमने? तैग्यू जवाब देता है, देखते हैं, $6,30,000। अगर कोरियन वॉन में कन्वर्ट करो तो उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। 700 मिलियन वॉन। तैग्यू आगे कैलकुलेट करता है, तुम्हारा शेयर करीब 6 लाख होगा, राइट? तो टोटल 800 मिलियन। जिन्हो सोचता है, जो 740 मिलियन वॉन मुझे तैग्यू से मिलने वाले के, वो अब 800 मिलियन हो गए। वो रिग्रेट से बोलता है, मुझे $10 मिलियन इन्वेस्ट करने चाहिए थे। तैग्यू कंफर्ट करता है, जीतने के बाद सब यही बोलते हैं। तैग्यू उसकी तरफ उंगली दिखाता है और कंक्लूड करता है, तो तुम्हारी फ्यूचर देख। जिन्हो हेजिटेट करते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि? उसकी बात पूरी होने से पहले ही तैग्यू तुरंत बोलता है, हाँ बिल्कुल वही। जिन्हो सोचने लगता है और बोलता है, जैसे कॉमिक्स या मूवीज में सुपर हीरोज होते हैं। नॉर्मली जब लोग सुपर पावर्स के बारे में सोचते हैं तो उड़ना, मुक्कों से बिल्डिंग्स तोड़ना या टेलीकाइनेसिस से ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल करना, ये सब सोचते हैं। लोग मजाक भी करते हैं कि बैटमैन के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर सोचो तो प्लेन से उड़ सकते हो, एक्सकवेटर से बिल्डिंग तोड़ सकते हो, वो सुपर पावर्स मशीन से रिप्लेस हो सकती हैं। तैग्यू बोलता है, लेकिन फ्यूचर देखने की एबिलिटी रिप्लेस नहीं हो सकती। अभी तक कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी प्रोग्रेस के बावजूद फ्यूचर देखना इम्पॉसिबल है। इलेक्शंस, स्पोर्ट्स, नेचुरल डिजास्टर्स और भी बहुत कुछ। अगर तुम किसी भी फील्ड में इन सब को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सको। इतना पोटेंशियल देखकर तैग्यू अपना सिर पकड़ लेता है और हॉरर में सोचता है, ये इंसेनली पावरफुल एबिलिटी है। जिन्हो कांपते हुए अपने हाथों को देखता है, मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ। तैग्यू बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, ये एक लेटेंट सुपर पावर है जो इमरजेंसी में अवेकन होती है। माइन एक्सप्लोजन वाला इंसिडेंट, दूसरे शब्दों में अवेकनिंग। जिन्हो वंडर करता है, तो फिर ये सिर्फ रिसेंटली ही क्यों दिखाई देने लगी? जिन्हो सोचता है, अगर मुझे उस वक्त भी फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती तो हर वेकेशन पर मैं कैसीनो भाग जाता। तैग्यू बोलता है, कैसीनो ही एकमात्र तरीका नहीं है, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। जिन्हो आगे सोचता है, लेकिन उस दिन के बाद मुझे फिर से कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि बस कोइंसिडेंस थी और डिसमिस कर दिया। जिन्हो तैग्यू से और खुद से भी पूछता है, तो अब ये फिर से क्यों दिखाई देने लगी है? वो अपनी ठुड्डी मलते हुए गहरी सोच में पड़ जाता है। मैंने तुम्हारे साथ बीकॉइन के बारे में बात की और ह्यूंजू के साथ ओपेक मीटिंग के बारे में बात की। तैग्यू बोलता है, क्या ऐसा है कि तुम्हारी फ्यूचर देखने की एबिलिटी सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है? तैग्यू की स्पेकुलेशन सुनकर जिन्हो जवाब देता है, ये बुरा हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजन का क्या? वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं था। तैग्यू एक और स्पेकुलेशन ऑफर करता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, तो शायद उसे एक्सेप्शन मान लेना चाहिए। वो अपनी ठुड्डी मलते हुए गहरी सोच में पड़ जाता है। मैंने तुम्हारे साथ बीकॉइन के बारे में बात की और ह्यूंजू के साथ ओपेक मीटिंग के बारे में बात की। तैग्यू बोलता है, क्या ऐसा है कि तुम्हारी फ्यूचर देखने की एबिलिटी सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है? तैग्यू की स्पेकुलेशन सुनकर जिन्हो जवाब देता है, ये बुरा हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजन का क्या? वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं था। तैग्यू एक और स्पेकुलेशन ऑफर करता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, तो शायद उसे एक्सेप्शन मान लेना चाहिए। वो जल्दी से अपनी कुर्सी घुमाकर कंप्यूटर डेस्क के पास जाता है और जिन्हो से पूछता है, एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ? जिन्हो अभी भी समझ नहीं पाता, क्या मतलब? तैग्यू जल्दी से जवाब देता है, वो काफी बड़ी न्यूज स्टोरी थी, राइट?
उस इंसिडेंट में मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में करप्शन सामने आया। जो K9188 एक्सप्लोड हुआ था वो शुरू से ही डिफेक्टिव था। इसकी वजह से सिर्फ हुआ एंड प्रिसीजन, वो कंपनी जिसने KM188 सप्लाई किया था, के स्टॉक्स ही नहीं गिरे बल्कि बाकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के स्टॉक्स भी प्लमेट हुए। तो क्या ये भी फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है? जिन्हा रिफ्यूज नहीं करता, तुम गलत नहीं हो, लेकिन अगर ऐसे सोचो तो दुनिया में जो भी होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड है। तभी तैक्यू को अचानक एक आइडिया आता है, हे कांगजिनो, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, ऐसा कैसा रहेगा? जिन्हो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता और मुड़कर उसे देखते हुए बोलता है, नॉर्मली जब तुम ऐसा बोलते हो तो ज्यादातर बकवास होती है, लेकिन चलो सुनते हैं। थैंक यू बोलता है, मैं कैपिटल प्रोवाइड करूंगा और तुम सुपर पावर प्रोवाइड करोगे। हम साथ में इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट स्प्लिट करेंगे, कैसा रहेगा? जिन्हो एक पल सोचता है और जवाब देता है, ये अट्रैक्टिव ऑफर है, लेकिन अगर हमने एक खोया तो मुझे आधे पैसे बेयर करने होंगे, राइट? तैग्यू ने इस बारे में सोचा ही नहीं था और उल्टा पूछता है, तुम्हारे पास वापस देने के लिए पैसे हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन्हू गहरी सोच में पड़ जाता है, तो तैक्यू को सारे लॉसेस अकेले बेयर करने होंगे। क्या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ठीक है? तैक्यू उसे परसुएड करता है, ये पैसे पर बेट है, लेकिन अब तक सब ठीक गया है, राइट? जिन्हू कुर्सी पर पीछे लीन होता है और थकान से बोलता है, अगर मैं कर सकता तो सच में ऐसा करना चाहता, लेकिन रियलिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। भले ही सुपर पावर रियल हो, कोई गारंटी नहीं कि जो मैं देखता हूं वो 100% एक्यूरेट है। क्या होगा अगर ये मुझे बस हाई प्रोबेबिलिटी वाला फ्यूचर रैंडमली दिखा रहा है? प्रेडिक्शन की एबिलिटी पर भरोसा करके इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन को क्लियर और रिलायबल सोर्स से आना चाहिए, वरना ये बेकार है। भले ही तुम लगातार सही निकलो, क्या होगा अगर अगली बार गलत हो गए? तैक्यू का सिर जिन्हू की बातों से घूमने लगता है। जिन्हू आगे रीजन करता है, क्योंकि अब तक जितने स्वॉन्स तुमने देखे हैं वो सब वाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक स्वॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये इंडक्टिव रीजनिंग की फैलेसी है। अगर मेरी प्रेडिक्शन की एबिलिटी गलत निकली और हमने टेंस ऑफ बिलियंस खो दिए, तो क्या हम सच में उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? टैग्यू रिफ्यूज नहीं करता और बस प्रॉब्लम को रिवर्स करता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारी सुपर पावर रियल है? क्या ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं है? तुम्हारे पास सुपर पावर है और मेरे पास 13 बिलियन वॉन है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हम बहुत बड़ी रकम कमा सकते हैं, चलो ना? टैग्यू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इनवाइट करता है, मेरे दोस्त, मेरा हाथ पकड़ो, चलो साथ में इन्वेस्टर्स की दुनिया में कदम रखते हैं। जिन्हू कोल्डली जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा तो? टैग्यू फ्रीज हो जाता है, तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? जिन्हू उसे बेरुखी भरी नजर से देखता है, कैसी दोस्ती है ये? पिरामिड स्कीमर की तरह टैग्यू फिर से बोलता है, चलो ना मेरे दोस्त, मेरा हाथ पकड़ो, चलो जल्दी करो, पकड़ो। वो लगातार रिपीट करता रहता है जैसे सामने वाले को हिप्नोटाइज कर रहा हो। तभी टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट होता है, इनकमिंग कॉल सिग्नल देता हुआ। जिन्हो जल्दी से फोन उठाता है, हेलो मिनयोंग। दूसरी तरफ से जवाब आता है, हाँ ये मैं हूं, कांग जिन्हू। मैं जीहोंग से मिलने जा रहा हूं, बार में, बाद में ड्रिंक भी करेंगे, क्या तुम भी आओगे? वो आगे बोलता है, तुम्हें भी आना चाहिए क्योंकि तुम उनके रियल जूनियर हो। जिन्हू जल्दी से जैकेट पहनता है तैग्यू से भागने के लिए। मेरा प्लान है तो वापस आकर और बात करेंगे। तैग्यू पीछे से बुलाता है, हे मैंने अभी बात खत्म नहीं की है, मत जाओ मेरे दोस्त। तभी सीन किसी पब की तरफ शिफ्ट होता है जो उजाले से जगमगा रहा होता है। जिन्हू को आते देख मिनयोंग हाथ हिलाता है, इधर आओ सर्जन कांग। जिन्हू अपनी जैकेट उतारता है और ग्रीटिंग में उसके साथ हाथ मिलाता है। अब मैं रिजर्विस्ट हूँ, लंबे टाइम बाद मिले, है ना? मिनयोंग कंसर्न के साथ पूछता है, मिलिट्री में सर्विस कैसी रही? टेबल के चारों तरफ देखते हुए जिन्हू कुछ अनफेमिलियर चेहरे देखता है और पूछता है, ये लोग कौन है? जिन्हू का एक क्लासमेट खड़ा होकर इंट्रोड्यूस करता है, इनसे मिलवाता हूँ, ये इस साल ज्वाइन करने वाले फ्रेशर्स हैं। फिर वो दोनों लड़कियों की तरफ मुड़ता है और इंट्रोड्यूस करता है, ये कांग जिन्हू है, मेरा क्लासमेट, अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है। दोनों लड़कियां पोलाइटली खड़ी होकर ग्रीट करती हैं, हेलो सीनियर। शॉर्ट हेयर्ड लड़की इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम होंग जी है। उसके बगल वाली ब्लॉन्ड लड़की आगे बोलती है, मैं शिन यूई हूं। जिन्हू पोलाइटली जवाब देता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं कांग जिन्हू हूं। अल्कोहल का गिलास लेते हुए जिन्होंग पूछता है, जी होंग कहाँ है? मिनयोंग जवाब देता है, उन्होंने बोला कि कुछ काम है तो थोड़ा लेट होंगे, चलो पहले हम शुरू करते हैं। मिनयोंग क्यूरियस ही पूछता है, क्या तुम अगले साल वापस स्कूल जाने का प्लान बना रहे हो? जिन्हू अल्कोहल पीते हुए जवाब देता है, अभी भी सोच रहा हूं,
मन ही मन वो सोचता है अब हाउसिंग और ट्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो जितनी जल्दी हो सके ग्रेजुएट कर लेना ही बेस्ट है। यूरी खड़ी होती है, अल्कोहल की बोतल पकड़े हुए, और जिन्हू की तरफ बढ़ती है। बोलती है, सीनियर, मैं आपको ड्रिंक पोर करती हूँ। जिन्हू अपना ग्लास आगे बढ़ाते हुए बोलता है, थैंक यू। अल्कोहल पोर करने के बाद यूरी परमिशन मांगती है, क्या मैं भी पी सकती हूँ? जिन्हू जवाब देता है, बिल्कुल। यूरी अपना सिर पीछे करके एक ही बार में गिलास खाली कर देती है। पीने के बाद उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो अपना गिलास ऊपर उठाती है, सबको विंक करती है और प्रेज मिलती है। तुम भी पी सकती हो, वो बढ़ चढ़कर बोलती है। मेरे लिए सोजू की 3 बॉटल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिन्योंग हाथ हिलाकर बुलाता है, वो आ गए सीनियर। जियोंग पहले अंदर आते हुए सबसे पूछते हैं, सब ठीक हो ना? फिर वो जिन्हू की तरफ मुड़ते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ग्रीट करते हैं, वेलकम जूनियर। जिन्हू ग्रीट करता है, लंबे टाइम बाद सीनियर। कियोंग जवाब देते हैं, कांग जिन्हू, तुम डिस्चार्ज हो गए। लीव पर होते हुए मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था। जिन्हू उनके लिए अल्कोहल सर्व करता है और पोलाइटली जवाब देता है, मैंने सोचा आप जॉब हंटिंग में बिजी होंगे, आप कैसे हैं? जियोंग अपनी टाई ढीली करते हुए हमली जवाब देता है, बस गुजारा हो रहा है। जिन्हू बीच में बोलता है, कुछ सीनियर से तो बेहतर ही है जिन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली। जियोंग बोलता है, फाइनेंस फील्ड अभी नए लोगों की रिक्रूटमेंट कम कर रहा है। जिन्हू जवाब देता है, हाँ। जियोंग अपना गिलास ऊपर उठाते हुए जवाब देता है, हाँ सही है। सी भी शायद ठीक है, लेकिन आई भी अगले साल और भी कम नए लोगों को रिक्रूट करेगा। रीस्ट्रक्चरिंग और पर्सनल रीएलोकेशन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है आजकल, सच में अनसेटलिंग है। जिस क्लासमेट ने इंट्रोड्यूस किया था वो सरप्राइज में पूछता है, रीस्ट्रक्चरिंग? क्या केवाईबी सिक्योरिटीज अभी भी ठीक कर रहा है? जियोंग जवाब देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? केवाईबी सिक्योरिटीज और डोरी मर्ज होने वाले हैं। दूसरी और चौथी सबसे बड़ी कंपनीज कंबाइन होंगी और इंडस्ट्री में नंबर 1 बन जाएंगी। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक का बनना गुड न्यूज है, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए नहीं। मर्जर्स के बाद हमेशा रिस्ट्रक्चरिंग आती है। जिन्हू बीच में बोलता है, लेकिन आप तो न्यू एम्प्लॉय हैं, तो सेफ है ना? जियोंग सैडली बोलता है, न्यू एम्प्लॉयज से भी वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करने को बोला जा रहा है, तो सच में मुश्किल है। जिन्हू चौंक कर कहता है, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर जॉब छोड़ दी तो कहाँ जाने का प्लान है? जियोंग जवाब देते हैं, प्राइवेट इक्विटी फील्ड में देखने का सोच रहा हूँ। क्लासमेट अपने हाथ सिर के पीछे रखकर बोलता है, तुम्हें हमेशा से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में इंटरेस्ट था। मैंने सोचा था कि एक बार जॉब मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। जियोंग अपना गिलास खाली करते हुए बोलता है, हाँ सही है, तो इस सब का मकसद क्या है? एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन ग्रेट इन्वेस्टर्स नहीं। ये इस देश की रियलिटी है। हमें भी कोरिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत है ताकि हम फॉरेन कैपिटल के साथ कॉन्फिडेंटली compete कर सकें। फॉरेन मीडिया हमें हमेशा प्रॉफिटियरिंग के लिए क्रिटिसाइज करता है। जिन्हू जियोंग से पूछता है, क्या आपको लगता है कि वो दिन आएगा? जियोंग थोड़ा हकलाते हुए जवाब देता है, कौन जाने, शायद एक जीनियस इन्वेस्टर अपीयर हो, कोरियन वर्जन ऑफ वॉरेन बफेट जैसा। तभी यूरी का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है और जवाब देती है, हाँ मैं काकुमास पब पर हूँ सीनियर्स के साथ। हाँ तुम भी आ रही हो? उसके बगल वाला क्लासमेट क्यूरियसली पूछता है, कौन है? यूरी जवाब देती है, सियोना सीनियर है। मैं ओरिजिनली आज उनसे मिलने वाली थी, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं सीनियर्स के साथ पी रही हूँ तो उन्होंने बोला कि वो भी यहाँ आ जाएंगी। कोई चिल्लाता है, क्या? जिन्हू को कुछ अंदेशा होता है। सब शौक में पूछते हैं, तुमने सियोना को यहाँ क्यों बुलाया? यूरी समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और हकलाती है, क्या क्या गलत है? क्या मुझे उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था? मिन्योंग एक्सप्लेन करने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाहर से एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है। वहां के लोगों को देखकर वो थोड़ी हैरान होती है। जिन्हू चौंक कर मुड़ता है और एक नाम बोलता है, सियोना। वो भी झिझक में अटक अटक कर बोलती है, कांग जिन्हू। ये ब्रेकअप के बाद तभी सीन मैक्स कॉफी कैफे की तरफ शिफ्ट होता है। दोनों आमने सामने बैठे हैं और कुछ शब्दों में बात हो रही है। सियोना बोलती है, 2 साल हो गए है ना? जिन्हू बेरुखी से जवाब देता है, हाँ सही है। सियोना कंसर्न के साथ पूछती है, मिलिट्री में तुम्हारा टाइम कैसा रहा? जिन्हू सीधा जवाब देता है, बिल्कुल मैं ठीक था। अब जिन्हू की बारी है उसकी सिचुएशन पूछने की। जिन्हू पूछता है, क्या तुम अभी भी उस सीनियर के साथ ठीक हो? सियोना सिर हिलाकर बोलती है, हम ठीक हैं। दरअसल को जिनयोंग, वो सीनियर जो स्कूल फेस्टिवल पर आया था, जीएच कंस्ट्रक्शन ग्रुप का तीसरा बेटा है। जिन्होंने उसे बस ब्रीफली देखा था, लेकिन वो हैंडसम लगता था और उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी थी।
एनलिस्ट होने के ज्यादा टाइम बाद नहीं, मिनयोंग से सुना था कि सियोना उस सीनियर को डेट कर रही है। सियोना उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। जिन्हू बोलता है, तुम बहुत बदल गई हो, पहले तुम थोड़ी ज्यादा हम्बल थी। सियोना शांति से जवाब देती है, टाइम हमेशा लोगों को बदल देता है। मुझे अफसोस है कि जब तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तब मैंने ब्रेकअप कर दिया। जिन्हो अपनी बाह कुर्सी के पीछे रखता है और आराम से अपना ड्रिंक सिप करता है। खैर ये सब पास्ट की बात है। सियोना सैडली कन्फेस करती है, जिन्हू मैंने तुम्हें सच में पसंद किया था। जिन्हू डिसबिलीफ में भौहें सिकोड़ता है सियोना को देखते हुए। अपना कप नीचे रखकर पूछता है, क्या बोल रही हो? सियोना आगे बोलती है, शायद अजीब लगे लेकिन ये सच है। जब हम पहली बार मिले थे तब से तुम बाकी सबसे बहुत अलग थे। मुझे हमेशा तुमसे कॉन्फिडेंस फील होता था, इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया। जिन्हू गुस्से में पूछता है, तो फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? सियोना डिफेंड करती है, बस जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने पकड़ ली। जिन्हू वंडर करता है, कैसी अपॉर्चुनिटी? अमीर लड़के को डेट करने की अपॉर्चुनिटी? सियोना डिनाई नहीं करती, मेरे पास उसका कोई बहाना नहीं है। मैंने ही पहले सब खत्म किया, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करना चाहती थी। जिन्हू अनकंफर्टेबली फिर से पूछता है, सपना? किस सपने की बात कर रही हो? सियोना उसे जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपने कॉफी कप को देखती रहती है। फिर वो खड़ी होती है, मैं पहले निकलती हूँ। जिन्हू खुद को रोक नहीं पाता। वो अचानक खड़ा होता है, हाथ से टेबल पर झुकता है और पूछता है, ये कैसा सपना है जिसकी तुम बात कर रही हो? सियोना चुप रहती है, उसे एक गहरी नजर देती है और चली जाती है। तभी सीन एक कन्वीनियंस स्टोर की तरफ शिफ्ट होता है। जिन्हू एक बॉटल सोजू और कुछ स्नैक्स ऑर्डर करता है। वो थकान से पीछे लीन होता है और सोचने लगता है, सक्सेस। जिन्हू आह भरता है। 2 साल पहले पापा का फ्यूनरल भी ठीक से नहीं कर पाया था। उससे पहले ही घर खो दिया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और सियोना का ब्रेकअप नोटिस उसी बीच आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ढह रहा है। दुख मनाने का टाइम भी नहीं मिला। आर्मी ज्वाइन कर ली। माँ अकेली रह गई। मुश्किल जॉब्स करके गुजारा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर तैग्यू की वजह से 1.24 बिलियन वॉन कमाई और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट से 60 मिलियन वॉन और 1.3 बिलियन वॉन उसके हाथ में थे। सोजू का ग्लास सिप करते हुए जिन्हू खुद से बोलता है, सक्सेस। वो सच में सक्सेस को क्या कहती है? शायद 1.3 बिलियन वॉन को सक्सेस कहने के लिए काफी नहीं है। उसके सामने फिर से वही ईगल अपीयर होता है। अभी भी तेजी से चमक रहा है। सामने वाली कुर्सी की पीठ पर खड़ा है। जिन्हू जो नशे में है अपना अल्कोहल का गिलास आगे बढ़ाता है, उसे इनवाइट करते हुए, तुम भी ड्रिंक लोगे? इस बार क्या दिखाओगे मुझे? ईगल जोर से चिल्लाता है। पूरा स्पेस हिल जाता है। वो अपने पंख फैलाता है, आग जैसी तेज रोशनी बिखेरता है। जैसे ही ईगल हवा में उड़ान भरता है, जिन्हू ऊपर देखता है उसे फॉलो करते हुए। जिन्हू बुदबुदाता है, हाँ सही है। वो अपना अल्कोहल का ग्लास ऊपर उठाता है और बोलता है, तो ये है मेरा फ्यूचर। आधी रात में जिन्हू वापस तैग्यू के अपार्टमेंट पर आता है और उसे जगाता है। हे तैग्यू, उठो। तैग्यू नींद में हाथ हिलाता है। मैं अच्छे से सो रहा था, मुझे क्यों जगा रहे हो? अगर पी रखी है तो घर जाओ। जिन्हू जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है, जिससे तैग्यू चौंक कर चिल्लाता है, क्या कर रहे हो? जिन्हू फर्मली बोलता है, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, हम साथ में काम करेंगे। तैग्यू समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। किस चीज पर काम बड़ी? जिन्हू एक शब्द में बोलता है, सक्सेस। अगली सुबह जब उठता है तो पहले से उजाला हो चुका होता है। जिन्हू अपनी कनपटी मलता है और कराहता है, मेरा सिर फट रहा है, मैं यहाँ सो रहा हूँ क्यों? तैग्यू उसके बगल में बैठा हैमबर्गर खाते हुए गेम खेल रहा होता है। वो मुड़ता भी नहीं और बोलता है, अच्छे से सो गए? मैंने बर्गर ऑर्डर किया है ताकि तुम्हारा नशा उतरे। जिन्हू कंफ्यूज्ड होकर रिटॉर्ट करता है, हैंगओवर सूप क्यों एग्जिस्ट करता है, इस पर हमें डिस्कस करना होगा। तैग्यू पूछता है, कल रात कुछ हुआ था? जिन्हू बर्गर खाते हुए हेजिटेट करता है बोलने में। खैर, उसकी मेमोरी में कल रात का ईगल आता है, उसके सिर के ऊपर हवा में उड़ता हुआ। जिन्हू उसे याद नहीं करना चाहता और बोलता है, मुझे सच में याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। तैग्यू चिल्लाता है, क्या? कल रात हमारी कसम का क्या? उस हैंडशेक में जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी। जिन्हू इरिटेट होता है कि वो उससे चिपक गया है। जिन्हू फिर तैग्यू से बोलता है, ठीक है मुझे याद है, तो खा लेने के बाद बात करते हैं। दोनों एक एक कोने में बैठकर अपना बर्गर खाते हैं। जिन्हू पूछता है,
लेकिन क्या तुमने पहले कभी इन्वेस्ट किया है? टैग्यू ऑनेस्टली जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, बस WTI पर बैट की थी। जिन्हू भी रियलाइज करता है, हाँ, तुमने बीकॉइन से बस पैसा निकाला था। टैग्यू को अचानक याद आता है और पूछता है, तुमने उस प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट क्लब में पार्टिसिपेट नहीं किया था? जिन्हो खाते हुए जवाब देता है, हाँ, थोड़ा सीखा और कुछ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स भी किए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन वॉन ही कमाए और उसका आधा खो भी दिया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट -50% है। तेग्यू वंडर करता है, तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो ना, कुछ नहीं सीखा? जिन्हो एक्सप्लेन करता है, मैं बस 1 साल वहां था, कुछ सुपरफिशियल थियरीज के अलावा क्लब से बस कुछ ट्रिवियल चीजें सीखी। तुम्हारे अकाउंट में अभी कितना है? टैग्यू को फोन खोलकर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती और एक नंबर बोलता है, 1.255 मिलियन। जिन्हो कन्वर्ट करता है, करीब 13.8 बिलियन वॉन, राइट? टैग्यू जवाब देता है, तुम्हारा पैसा छोड़कर एग्जैक्टली 13 बिलियन। जिन्होंने सोचता है, ये इतनी रकम है जो ऑर्डिनरी लोग पूरी जिंदगी में नहीं देखते। इतने पैसे से हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग में कैपिटल का स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिलियन से 100 मिलियन कमाने के लिए 1000% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन 10 बिलियन से बस 1% भी काफी है। टैग्यू इस बार आसानी से 700 मिलियन वोन कमा पाया। ये उसके कैपिटल की वजह से था, लेकिन लॉस का रिस्क भी उतना ही बड़ा है। टैग्यू पूछता है, तो कहां से शुरू करें? जिन्हू नोटिस करता है कि फिर से टैग्यू एक्साइटेड हो रहा है। जिन्हू पूछता है, तुम 13 बिलियन वॉन से इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो? टैग्यू कागज को क्रम्पल करके पीछे फेंकता है और बोलता है, जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा, राइट? जिन्हू जवाब देता है, ये सच है तो मैं इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। टैग्यू एक और रीजन देता है, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा लगता है जैसे गेम खेल रहे हो। जिन्हू बोलता है, तभी इंटरेस्टिंग है जब पैसा कमा रहे हो, और जब खोने लगोगे तो मजा नहीं आएगा। टैग्यू भी उससे पूछता है, तुम्हारा क्या? अगर पैसा बनाओ तो कुछ करना चाहते हो? जिन्हू मुस्कुराकर जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं। इन्वेस्ट करने के लिए एक विजन चाहिए, एक ईगल या धुआं तुम्हारी आंखों के सामने आना चाहिए, लेकिन कब और कैसे होगा ये क्लियर नहीं है। वो श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक रिफ्लेक्स है जब वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन से मिलता है। जिन्हू सोचता है, क्या वो सच में फाइनेंशियल मैटर्स प्रिडिक्ट कर सकता है? सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। पिछले कुछ दिनों से वो सारे लेटेस्ट इकोनॉमिक आर्टिकल्स पढ़ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड लार्ज कैप स्टॉक्स चेक कर रहा है। इन्वेस्टिंग में इंफॉर्मेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कैपिटल। स्टॉक प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स, बॉन्ड यील्ड्स, ये सब उस इंफॉर्मेशन के आधार पर फ्लक्चुएट करते हैं। आज वेल डेवलप्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर सिस्टम की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इसकी वजह से कंपनीज के बारे में सारे गुड और बैड न्यूज़ पता चल सकते हैं, लेकिन पब्लिक इंफॉर्मेशन जो उसके जैसे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बहुत कम है। जिन स्टॉक्स में गुड न्यूज़ है उनकी प्राइस पहले से बढ़ चुकी है, और जिनमें बैड न्यूज़ है उनकी प्राइस गिर चुकी है। जिन्हू कंप्यूटर के सामने फैलकर लेटा हुआ डिजेक्टेडली बोलता है, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं है। मुझे माउंटेन हिल या ओपेक जैसी इनसाइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। टैग्यू बेड पर लेटकर गेम खेलते हुए कैजुअली बोलता है, भले ही तुम्हारे पास फोरसाइट हो, चीजें तुरंत नहीं होती। जिन्हू अपना चेहरा टेबल पर रखकर बोलता है, मुझे ये रिलेटिव डेप्रिवेशन क्यों फील हो रहा है? टैग्यू सजेस्ट करता है, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते? जिन्हू चौंकता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? टैग्यू जवाब देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम प्रॉफिट्स 50-50 स्प्लिट करेंगे। मेरी बहन हमेशा बोलती है कि जितने करीब हो ये चीजें उतनी क्लियर होनी चाहिए। जिन्हों कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन करता है अग्री करते हुए, बिल्कुल, अगर मुझे लगता कि तुम प्रॉमिस रखने वाले इंसान नहीं हो तो मैंने पहले ही तुम्हें 500 मिलियन नहीं दिए होते। साइन करने के बाद वो खड़ा होता है और बोलता है, सैटिस्फाइड, मैं एक कॉफी पीने जा रहा हूँ। टैग्यू बोलता है, यहाँ मेरे पास कॉफी नहीं है। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट होता है। जिन्हू कॉलर का नाम नहीं देख पाता और बुदबुदाता है, अजीब नंबर है या स्पैम कॉल। जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक क्लियर फीमेल वॉइस आती है। वो पूछती है, क्या ये कांग जिन्हू का फोन है? जिन्हू जवाब देता है, हाँ ये मैं हूँ, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से वो इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ शिन यूरी, क्या आपको याद है सीनियर? जिन्हू नाम रिपीट करता है, शिन यूरी। उसे याद आता है, क्या वो ब्लॉन्ड हेयर वाली जूनियर तो नहीं है? ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए जिन्हू जवाब देता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या हुआ? यूरी इधर उधर की बात नहीं करती और सीधा पूछती है, अगर आप फ्री हैं। तभी सीन एक कॉफी शॉप की तरफ शिफ्ट होता है। जिन्हू वहां पहुंच चुका होता है।
यूरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। वो हाथ दिखाकर उसे अपने पास बुलाती है। टेबल पर बैठते हुए यूरी जिन्हो से बोलती है, मेरे ऐसे अचानक से बुलाने के बावजूद भी यहाँ आने के लिए थैंक यू। जिन्हो जवाब देता है, अरे मैं यहीं पास में ही दोस्त के घर था। फिर यूरी जिन्हो को खुद को घूरते देख पूछती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिन्हो बोलता है, जब मैं आर्मी में था तब मैंने तुम्हारे जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखा था जो किसी गर्ल ग्रुप की मेंबर थी। ये सुन यूरी पूछने लगती है, तो इसका मतलब तुम्हें गर्ल ग्रुप्स पसंद है? तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ? जिन्हो उसकी बात सुनकर सोचता है, क्या मेरी बात सुनकर ऐसा लगता है? फिर जिन्हो यूरी से पूछता है, लेकिन तुम गंगनम में क्या कर रही हो? यूरी बताती है, मैं चोंगदाम में रहती हूँ। जिन्हो बोलता है, मेरा भी एक दोस्त गंगनम में ही रहता है, मैं भी कॉफी पीने बाहर ही आने वाला था। इतना बोलकर जिन्हो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये कॉलेज फ्रेशर चोंगदाम जैसे पॉश एरिया में रहती है। क्या ये किसी अमीर फैमिली की बेटी है? फिर जिन्हो यूरी से पूछता है, वैसे तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? यूरी झिझकते हुए बताती है, मैं जो उस दिन सियोना सीनियर के साथ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं यूजुअली क्लास गैदरिंग्स पर जाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सब पता नहीं था। जिन्हो मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन यूरी चैन की सांस लेते हुए बोलती है, तुम्हारे वहाँ से ऐसे चले जाने पर मैं काफ़ी चिंतित थी। वैसे क्या तुम अगले सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी वापस आने का प्लान कर रहे हो? जिन्हो जवाब देता है, अगर सब कुछ सही रहा तो प्लान तो वही है। ये सुन यूरी बोलती है, फिर तो हम सेम सेकेंड ईयर क्लासेस में होंगे। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, ये थोड़ा अचानक से है, लेकिन क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? जिन्हो पूछता है, कैसा फेवर? यूरी जवाब देने में थोड़ी झिझकने लगती है। ये देख जिन्हो भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, क्या माफी मांगना बस एक बहाना था? फिर जिन्हो सरप्राइज होते हुए सोचने लगता है, क्या ये लव कन्फेशन का सेटअप है? अगर ये मुझसे अपना प्यार कन्फेस करे तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? हम तो सिर्फ रिसेंटली ही मिले हैं, क्या मुझे इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए? लेकिन ये रिजेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार भी नहीं हूँ। ये देख जिन्हो भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, क्या माफी मांगना बस एक बहाना था? फिर जिन्हो सरप्राइज होते हुए सोचने लगता है, क्या ये लव कन्फेशन का सेटअप है? अगर ये मुझसे अपना प्यार कन्फेस करे तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? हम तो सिर्फ रिसेंटली ही मिले हैं, क्या मुझे इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए? लेकिन ये रिजेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार भी नहीं हूँ। जिन्हो उसकी बात सुनकर अपनी बनाई बनाई दुनिया से बाहर आ जाता है। वो झिझकते हुए यूरी को बोलता है, ठीक है। फिर मन ही मन परेशान होते हुए बोलता है, मैं तो कुछ ज्यादा ही ओवर इमेजिन कर रहा था। यूरी भी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। जिन्हो बात बदलते हुए बोलता है, लेकिन मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में उतना अच्छा नहीं हूं। यूरी बोलती है, तुम्हें कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सिर्फ मेरे साथ आना भी काफी मददगार साबित होगा। जिन्हो मन ही मन सोचता है, इन सब चीजों में तैग्यू का काफी स्पेशलाइजेशन है। वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पर पैसे खर्चने में कभी कंजूसी नहीं करता। उसे सारे लेटेस्ट फोन मॉडल्स, स्पेसिफिकेशंस और कीमत के बारे में पता होगा। तभी सीन एक फोन स्टोर की तरफ शिफ्ट होता है। यूरी अंदर आती है और सीधा सैमसंग L6 मांगती है, जबकि स्टोर का क्लर्क सारे फीचर्स समझाने लगता है। फिर यूरी शॉप ओनर से बोलती है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में पेबैक का लिखा हुआ था। इस पर वो शॉपकीपर बोलता है, ये सही, और फिर वो देखने लगता है। वहीं जिन्हो सोच रहा होता है, यार आजकल फोन खरीदना भी कितना झंझट हो गया है, पहले सब कितना आसान था। असल में वहां उसकी जरूरत भी नहीं है, तो वो बस ऐसे ही घूमने लगता है। वो L6 उठाता है और याद करता है कि जब वो मिलिट्री गया था तब लेटेस्ट मॉडल L3 था। तभी वो गोल्डन ईगल अपनी रोशनी बिखेरते हुए शॉप में ठीक जिन्हो के ऊपर आ जाता है। जिन्हो भी ध्यान से उसे देखने लगता है। फिर कुछ गोल्डन शब्द हवा में बनने लगते हैं और इस बार लिखा हुआ था L6 डिसकंटिन्यूड। जिन्हो का चेहरा उतर जाता है। वो कंफ्यूज्ड है, ये क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, फोन बंद होने वाला है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यूरी देखती है कि जिन्हो हवा में घूर रहा है। वो पूछती है, क्या देख रहे हो? जिन्हो पलके झपकाता है, कुछ नहीं, बस एक छोटा मच्छर उड़ गया था, बस इतना ही। अंदर से तो जिन्हो खुश था। एक और विजन हुआ था। घर जाते वक्त यूरी बोलती है, उसने सोचा था गोल्ड वाला ले, पर उसे ब्लू अच्छा लगा और वही लिया। जिन्हो कैजुअली जवाब देता है, हाँ अच्छा लग रहा है, पर यह तो जल्दी ही डिसकंटिन्यू होने वाला है। यूरी चौंकती है, हाँ। जिन्हो फ्रीज हो जाता है। वो इतना सोच रहा था कि बात मुंह से निकल गई। अब बात संभालने के लिए वो बोलता है कि उसे कुछ काम याद आ गया है और जाना पड़ेगा। वो हाथ हिलाता है और निकल लेता है। यूरी उसे जाते हुए देखती है। इतनी जल्दी जा रहा है? वो सोचती है, कम से कम एक बार उसे खाना तो खिला देती।
उधर तैग्यू के घर जिन्हो दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। तैग्यू उठो, जिन्हो बोलता है। उन्होंने L6 पर सब सेट कर दिया है। तैग्यू अपना फोन निकालता है। जिन्हो इशारा करता है वो चीज जल्द ही बंद होने वाली है। तैग्यू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? जिन्हो को खुद भी नहीं पता। सैमसंग के पास हजारों फोन मॉडल्स है और ये तो बेस्ट सेलर है, लेकिन प्रीमियम मॉडल्स की बात करें तो एप्पल अब तक टॉप पर है। एप्पल ने तो अभी तक आईफोन को भी डिसकंटिन्यू नहीं किया है, लेकिन रिसेंटली सैमसंग बाजी मार रहा है थैंक्स टू L5 और N6। L5 ने 50 मिलियन यूनिट्स बेचे और L6 से 70 मिलियन की उम्मीद है। तैग्यू बोलता है ये तो ग्लोबल सक्सेस में से एक है। इस पर जिन्हो पूछता है तो फिर बंद करने का रीजन क्या होगा? तैग्यू बोलता है शायद कोई पेटेंट डिस्प्यूट है। एक फोन में 2 लाख से ज्यादा पेटेंट शामिल होते हैं। जिन्हो को ऐसा नहीं लगता। वो बोलता है मान लो सैमसंग कोई पेटेंट केस हार भी जाए तो वो फाइन भर सकते हैं या नया लाइसेंस ले सकते हैं, और वैसे भी सैमसंग तो 2000 से फोन बना रहा है। अब हमें पता लगाना है कि L6 क्यों बंद होगा और कब होगा। तैग्यू जिन्हो से पूछता है ऐसी कौन सी खबर है जो ऐसा कर सकती है? तैग्यू आगे बताता है मुश्किल है। ज्यादातर केसेस में अगर कोई इशू हो तो कंपनी डैमेजेस करती है। फोन में तो प्रॉब्लम आना आम बात है, सिर्फ 1-2 डिफेक्ट के लिए कोई पूरी मॉडल लाइन बंद नहीं करता। दोनों सोचने लगते हैं। टाइम बीतता है। रात को तैग्यू अचानक चीख उठता है। क्या बकवास है ये? जिन्हो भी उसकी चीख सुन उठ जाता है। तैग्यू उससे बताता है मैं बेड पर लेटा हुए गेम खेल रहा था और फोन चार्जिंग पर था और अचानक ही गर्म होने लगा। जिन्हो और तैग्यू फिर फोन देखने लगते हैं और तैग्यू बोलता है तैग्यू अपार्टमेंट में जिन्हो के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। तैग्यू बोलता है मैंने सर्च किया और पाया कि पहले भी एक एक्सप्लोजन हुआ था। ये रिलीज के 3 दिन बाद हुआ था। एक फोटो भी कम्युनिटी पर पोस्ट की गई थी। मेरे जैसे ही चार्जिंग के वक्त एक्सप्लोड हुआ था। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्विक रिस्पॉन्स की वजह से ये इंसिडेंट जल्दी ही कवर अप हो गया। उसके बाद भी ब्लॉग्स और फेसबुक नोट्स पर कई ऐसे सिमिलर पोस्ट्स थे। अगर अनरिपोर्टेड केसेस गिने तो शायद और भी ज्यादा होंगे। मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से उन्हें क्वालिटी इश्यूज नहीं चाहिए। अगर वो कॉम्पेंसेशन मनी से लोगों को चुप कराने की कोशिश करें तो हैरानी की बात नहीं है। जिन्हो आगे पूछता है सैमसंग ने कॉज के बारे में कुछ कहा? तैग्यू जवाब देता है उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट की वजह से हुआ। असल में फोन्स का एक्सप्लोड होना कोई रेयर बात नहीं है। प्रॉब्लम रेट की है। अगर मिलियन डिवाइसेस में से एक एक्सप्लोड हो तो अलग बात, लेकिन 10,000 में से एक हो तो बिल्कुल अलग। एक्सप्लोजन्स के अलावा कुछ माइनर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन वो सेल्स को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। जिन्हो पूछता है क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है? तैग्यू डिसएग्री करता है। कोई तरीका नहीं कि सैमसंग ऐसी गलती करे जो एक छोटी कंपनी भी ना करे। फिर वो एक्साइटेड होकर बोलता है वैसे भी ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमें कुछ ग्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है, चलो जल्दी से कुछ करते हैं। जिन्हो से रोकता है रुको, अगर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले प्रोडक्शन बंद करने का अनाउंस कर दे तो सब खत्म हो जाएगा। बीकॉइन बेचना इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो बस रिस्क अवॉइड करना था। भले ही माउंटेन हिल बैंकरप्ट ना होता, हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन ये केस अलग है। अगर बस छोटा इन्वेस्टमेंट होता तो इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। ये मानकर कि प्रोडक्शन बंद होना सर्टेन है, प्रॉफिट कमाने के लिए हमें प्रोडक्शन बंद होने का टाइमिंग और उसके रिपल इफेक्ट्स डिटरमिन करने होंगे, तभी डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें। चलो कुछ दिन और सिचुएशन मॉनिटर करते हैं। टेबल पर वो एक्सप्लोडेड फोन अभी भी चुपचाप पड़ा है। अगले दिन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक का एक एम्प्लॉय एक्सप्लोडेड प्रोडक्ट कलेक्ट करने आता है। वो बोलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको कॉज बताएंगे। कैश कंपनसेशन के बारे में, कंपनसेशन पाने की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स रिलीज होने तक एक्सप्लोजन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोस्ट ना करें। एम्प्लॉय को जाते हुए देखकर जिन्हो बोलता है ऐसा लगता है कि ऐसे काफी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जो आया था वो कोई सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कंपनी का एम्प्लॉय था, और उसे S6 की हालत देखकर हैरानी भी नहीं हुई। तैग्यू भी रिमार्क करता है इन्हें पक्का इसलिए अच्छे से ब्रीफ किया गया है। जो मैंने देखा उसके हिसाब से शायद ऑनलाइन पोस्ट से ज्यादा एक्सप्लोजन्स हुए हैं। जिन्हो सोचता है अगर बस सिंपल ब्रेकडाउन होता तो वो प्रोडक्शन बंद नहीं करते, लेकिन एक्सप्लोजन अलग बात है। बिल्डिंग के नीचे खड़ी सैमसंग की कार देखते हुए जिन्हो तैग्यू से बोलता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 ट्रिलियन वॉन से ज्यादा है। सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, IM और बाकी फील्ड से स्टेडीली जनरेट होता है। इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से 40% IM डिवीजन से आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशंस, स्मार्टफोन्स शामिल है। तो अगर S6 डिसकंटिन्यू होता है तो क्या वो अपना 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट खो देंगे? तैग्यू जवाब देता है इतना तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास मिड रेंज से लो एंड तक प्रोडक्ट लाइंस हैं और प्रीवियस मॉडल्स भी हैं, लेकिन ये पक्का सैमसंग को डैमेज करेगा।
उन्हें फुल रिफंड्स के बारे में सोचना होगा। अगर हर डिवाइस की कीमत 1 मिलियन वोन है तो सिर्फ रिफंड्स की अमाउंट 6 ट्रिलियन वोन होगी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और ब्रांड वैल्यू में गिरावट को मिलाकर लॉसेस बढ़ते जाएंगे। जिन्हों प्रॉब्लम पॉइंट आउट करता है कि कैसे इन्वेस्ट करें। अगर गुड न्यूज प्रेडिक्ट करे तो बस स्टॉक खरीद लो, लेकिन बैड न्यूज प्रेडिक्ट करे तो ऑप्शंस लिमिटेड हैं। टैग्यू वंडर करता है क्या ये शॉर्ट सेल करने की सिचुएशन नहीं है। जिन्नो दीवार से टिककर जवाब देता है, हाँ सही है। चूंकि ओटीके कंपनी एक फॉरेन एंटिटी है तो ब्लैक हेड फॉरेनर इन्वेस्टर बनना आसान होगा। जिनो तेग्यू के लिए आइडियल शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। शॉर्ट सेलिंग मुश्किल नहीं है। नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टमेंट में पहले खरीदते हो फिर बेचते हो। आइडियल सिनेरियो में शॉर्ट सेलिंग में शेयर्स उधार में लेते यानी बोरो करते हैं, फिर बेचते हैं और फिर सस्ते प्राइस पर वापस खरीदकर रीपे करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉब्लम प्रॉफिट मार्जिन की है। दूर होराइजन की तरफ देखते हुए जिन्हों सोचता है भले ही 100 मिलियन वॉन की स्टॉक शॉर्ट सेल करो और 10 मिलियन में वापस खरीदो, मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन 99% है, लेकिन कोई स्टॉक इतनी नहीं गिरेगी। भले ही S6 डिसकंटिन्यू हो, मैक्सिमम ड्रॉप सिर्फ 20 से 30% होगी। जिन्हों हेजिटेट करता है तो हम 13 बिलियन वॉन इन्वेस्ट करके 3 से 4 बिलियन कमाएंगे। भले ही प्रॉफिट काफी बड़ा है, लेकिन बस थोड़ा और, मुझे बस थोड़ा और चाहिए। क्या ज्यादा प्रॉफिट कमाने का कोई तरीका नहीं है? वो ईगल के अपीयर होने की उम्मीद करता है। टैग्यू सजेस्ट करता है क्या हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्राई करें। जिन्हों सैडली जवाब देता है, मुझे डेरिवेटिव्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, शायद जूनियर या सीनियर ईयर तक। इन्वेस्टमेंट क्लब में जो छोटा सा पैसा था उससे मार्केट एक्सेस भी नहीं मिल पाया। वो सोचता है अभी हमारे पास $12.5 मिलियन है, सीरियसली एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी, लेकिन हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो डेरिवेटिव्स जानता हो, ह्यूंजू नहीं। टैग्यू ठीक से समझ नहीं पाता और पूछता है क्यों। जिन्हों एक्सप्लेन करता है अगर वो पूछे कि किस भरोसे पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस छू रहे हो तो हम सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाएंगे। टैग्यू नाइवली जवाब देता है बस बोल देना कि तुम्हारी फ्यूचर देखने की एबिलिटी पर भरोसा है। जिन्हों उस पर गुस्सा होकर डांटता है क्या तेरी कई जिंदगियां हैं, तू ऐसे सिचुएशंस में हमेशा ह्यूंजू को अंडर एस्टिमेट क्यों करता है। मुझे कोई और पता है। टैग्यू क्यूरियस होता है, कौन। जिन्हों एक नाम बोलता है, पार्क संग्योप, रियल इन्वेस्टमेंट क्लब का फॉर्मर प्रेसिडेंट। कुछ लोग उसे पागल कहते थे और कुछ जीनियस। जिन्हों की समझ में दुनिया में दो तरह के जीनियस होते हैं, जो कई फील्ड्स में एक्सेल करते हैं और जो सिर्फ एक फील्ड में। संग्योप सीनियर बाद वाले ग्रुप में आते हैं। वो बचपन से ऑस्ट्रेलिया में रहा था तो इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ओवरऑल ग्रेड्स एवरेज से नीचे था। ऐसे स्टूडेंट का कोरिया यूनिवर्सिटी में स्पेशली टैलेंटेड स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन होने की वजह ये थी कि वो एक मैथमेटिकल प्रोडिजी था। फर्स्ट ईयर से ही सीनियर क्लासेस अटेंड करता था, प्रोफेसर द्वारा दिए गए एक प्रॉब्लम पर ऑब्सेस्ड हो गया था, खाना पीना और सोना बंद कर दिया और 3 दिन 3 रात के बाद सॉल्व कर लिया। फिर चांद से वो CL2 अरी में ज्वाइन हुआ। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया और उसमें डूब गया। सिमुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स एंजॉय करते हुए उसकी नज़र में एक छोटी कंपनी आई जो KOSDAC पर लिस्टेड थी, QMK टेक। मैथमेटिक्स में जिसका कोई मुकाबला नहीं था, उस सीनियर ने प्रिडिक्ट किया कि QMK टेक की स्टॉक प्राइस 10 गुना बढ़ेगी। और ये सोचकर कि ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते, उन्होंने अपने रूम डिपॉजिट से 5 मिलियन वॉन निकाले और QMK टेक की सारी स्टॉक खरीद लिया। दोस्त के घर से क्लब रूम में शिफ्ट हुए बस 2 हफ्ते ही हुए थे कि सरप्राइजिंगली QMK टेक लगातार मैक्सिमम हिट करती रही, क्योंकि उस वक्त ट्रेंडिंग IoT टॉपिक से रिलेटेड थी। करीब 2 महीनों में जो स्टॉक प्राइस कई सालों से स्टैग्नेंट थी वो 10 गुना बढ़ गई। बस 1 महीने के इन्वेस्टमेंट में 5 मिलियन वोन 50 मिलियन वोन बन गए। पहली इन्वेस्टमेंट में सक्सेस के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सारी एनर्जी कंपनी एनालिसिस में लगा दी। भले ही कभी कभी लॉसेस होते थे, लेकिन जिन्हों की मेमोरी में वो इंसान हमेशा बुदबुदाता था, ये पक्का फेल होगा, जल्दी लॉसेस कट करके पोजीशन बदलनी होगी। कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स कमाने के बाद जब जिन्हों क्लब ने ज्वाइन हुआ, सैंग्यूप सीनियर का इन्वेस्टमेंट फंड 300 मिलियन वॉन तक बढ़ चुका था। इतनी बड़ी रकम जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कभी छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक ऑर्डिनरी इंसान उससे सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन सैंग्यूप सीनियर को लगता था कि अभी भी काफी नहीं है। उनका सबसे बड़ा रिग्रेट उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट फंड था। अगर इनिशियल फंड बस 100 मिलियन वॉन होता तो 6 बिलियन वॉन का प्रॉफिट बना सकते थे। ज्यादा प्रॉफिट्स के तलाश में संग्योप सीनियर ने ऑप्शंस मार्केट स्टडी और एनालाइज किया, और जब कॉन्फिडेंस आया तो जिस स्टॉक ने उनकी नजर खींची वो थी CL केमिकल्स।
सीनियर ने डिटरमाइन किया कि सीएल केमिकल्स सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इसकी वैल्यू 2 गुनी होगी। उन्होंने अपनी सारी स्टॉक्स कैश में बेची और सीएल केमिकल्स पर कॉल ऑप्शंस खरीदना शुरू किया। फिर एक absurd डिजास्टर हुआ। एक एम्प्लॉई ईमेल फ्रॉड का शिकार बना और गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस वजह से सीएल केमिकल्स के क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 20% यानी $27 मिलियन साफ हो गया। इस अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज की वजह से स्टॉक प्राइस गिर गई। फिर एक absurd डिजास्टर हुआ। एक एम्प्लॉई ईमेल फ्रॉड का शिकार बना और गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस वजह से सीएल केमिकल्स के क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 20% यानी $27 मिलियन साफ हो गया। इस अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज की वजह से स्टॉक प्राइस गिर गई। जब डेट चुका नहीं पाए, लेंडर से इलीगल डेट कलेक्शन एक्टिविटीज शुरू हुई और संगयोप सीनियर गायब हो गए। उसके बाद सीएल केमिकल्स की स्टॉक प्राइस आसमान छू गई, लेकिन वो किसी और दिन की कहानी है। अगर संगयोप सीनियर ने एक्चुअल शेयर्स खरीदे होते तो 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट 700 मिलियन बन जाता, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शंस में कूद गए थे, एक पैसा भी नहीं कमा पाए। तभी सीन एक रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है। संगयोप खुशी से जिन्हो को ग्रेट करते हैं। लंबे टाइम बाद कांग जिन्हो कंसर्न के साथ पूछता है, आप कैसे हैं? आपका नया फोन नंबर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई। संगयोप दिल खोलकर हंसते हुए बार बार बोलता है, सॉरी, लेकिन तुम सच में ट्रीट करने वाले हो ना? जिन्हो जवाब देता है, आपने तो हमेशा हमारे लिए पे किया है। जिन्हो कंसर्न के साथ पूछता है, तो गायब होने के बाद से आप क्या कर रहे थे? संयोम याद करते हुए बताता है, कुछ टाइम के लिए जो भी काम मिला किया, कंस्ट्रक्शन में काम किया, ड्राइविंग जॉब्स की, ऐसे ही। अब एक क्रैम स्कूल में यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाता हूँ। असल में पसीना बहाकर पैसा कमाने से 1 वॉन की भी वैल्यू समझ आ गई। करीब 2 मिलियन बचे हैं। बस कुछ महीने और मेहनत करूं तो डेट्स चुका दूंगा। संयोम याद करते हुए बताता है, कुछ टाइम के लिए जो भी काम मिला किया, कंस्ट्रक्शन में काम किया, ड्राइविंग जॉब्स की, ऐसे ही। अब एक क्रैम स्कूल में यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाता हूँ। असल में पसीना बहाकर पैसा कमाने से 1 वॉन की भी वैल्यू समझ आ गई। करीब 2 मिलियन बचे हैं। बस कुछ महीने और मेहनत करूं तो डेट्स चुका दूंगा। जिन्हो संगयो को एडमिरेशन से देखता है। अरबों कमाने से एक पल में डेट में चले गए। नॉर्मली इंसान से एक्सपेक्ट करो कि वो हार मानकर डिस्पेयर में गिर जाए, राइट? पहली बार मिलने से ही ये फील होता आया है। ये सच में कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। संगयोम आखिरकार पर्पस पूछता है, तो मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? जिन्हो ऑनेस्टली जवाब देता है, मैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में ज्यादा सीखना चाहता हूँ। संगयोप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए पूछता है, क्या तुमने फ्यूचर्स और ऑप्शंस अकाउंट खोलने की प्रोसीजर्स कर ली हैं? जिन्हो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हो सोचता है, मैं ओटीके कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। संगयोप पूछते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या तुम्हें डिफरेंस पता है? इस बार जिन्हो बहुत हमली जवाब देता है, थोड़ा समझता हूँ। फ्यूचर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां दोनों पार्टीज अग्री करती हैं कि फ्यूचर की एक स्पेसिफाइड डेट पर स्पेसिफिक क्वांटिटी का कमोडिटी ट्रेड करेंगे। की पॉइंट यह है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस के बिना फिक्स्ड अमाउंट इंश्योर की जाए ताकि वैल्यू ना घटे। ये एक स्पेसिफिक प्राइस पर ट्रेड करने का कमिटमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट डेट पर प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों पार्टीज को ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन होती है। वो आगे एक्सप्लेन करता है। दूसरी तरफ ऑप्शंस के केस में तुम ट्रेड करने का राइट बेच रहे हो। जिन्हो जल्दी जल्दी नोटबुक में हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लिखता है। ऑप्शंस भी एक्सपायरेशन डेट पर बेस्ड होते हैं। बिल्कुल, हर ऑप्शन में सेलर और बायर दोनों होते हैं और ऑप्शन एक्सरसाइज करने का राइट बायर का होता है। फ्यूचर में बायर और सेलर दोनों को ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन होती है। बायर को सेलर को ऑप्शन फी देनी पड़ती है। प्रॉफिट हो तो ट्रेड करो, नहीं तो स्किप। सेलर बायर के डिसीजन के मुताबिक चलता है। टैग्यू जो घंटों से चुप था, अचानक बोलता है, ऑप्शन फी बेसिकली एक फी है, तो क्या ऑप्शन सेलर डिसएडवांटेज में है? संगयोप काफी सरप्राइज्ड होकर प्रेज करता है, तुम भी ध्यान से सुन रहे हो। संगयोप उसे पूछते हुए देखकर खुशी से जवाब देता है, ये ऑप्शंस की इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन मार्केट में ऑप्शन सेलर के लिए हायर सक्सेस रेट अलाउड है। अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन इसीलिए वो केयरफुली सेटअप करते हैं। टैग्यू ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से कंक्लूड करता है। समरी में, कॉल ऑप्शंस स्टॉक प्राइस बढ़े तो हमें प्रॉफिट, पुट ऑप्शंस स्टॉक प्राइस गिरे तो प्रॉफिट, राइट? जिन्हो ताली बजाता है। संगयो बोलता है, मुझे काफी हैरानी हुई कि तुम समझ गए। टैग्यू जवाब देता है, हाँ, काफी हद तक सही है। संगयो बोलता है, चलो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लो एक पुट ऑप्शन है जिसमें सक्सेस की पॉसिबिलिटी है। अभी स्टॉक प्राइस 200 मिलियन वोन पर शेयर है। बायर देखता है क्या प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक को आधा गिरना पड़ेगा, परचेज फी काफी सस्ती है, मजे के लिए खरीद सकता हूं। तो वो सेलर यानी सिक्योरिटीज कंपनी को 10 वोन सिलेक्शन फी देकर 100 मिलियन वोन का पुट ऑप्शन खरीदता है। स्टॉक प्राइस गिरे तो प्रॉफिट। एक्सपायरेशन डेट पर स्टॉक प्राइस 10 वोन पर शेयर है। सिक्योरिटीज कंपनी सोचती है कि रिलीज कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि सक्सेस नहीं होगा। अगर बायर ने 1 बिलियन वोन का ये ऑप्शन खरीदा होता तो रिटर्न की अमाउंट 9 ट्रिलियन वोन होती। इतने जीरोज वाले नंबर को देखकर टैग्यू काफी हैरान हो जाता है। संज्ञों पे कैन खोलते हुए आगे बोलता है, बिल्कुल, रियलिटी में ऐसी चीजें लगभग कभी नहीं होती। गुड न्यूज की बजाय हमेशा बैड न्यूज आती है, जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक या कोई बड़ा बैंकरप्सी। जब ऐसी चीजें होती हैं, पुट ऑप्शंस की प्राइस सैकड़ों गुना बढ़ जाती है और ऑप्शन सेलर को वो अमाउंट पे करनी पड़ती है। तीनों खाते खाते बात करते हैं। टैग्यू ग्रिल पर सिजलिंग मीट पलटते हुए बोलता है, थैंक यू सीनियर, ऐसा लगता है कि जो थ्योरी सीखी थी वो धीरे धीरे कनेक्ट हो रही हैं। संज्ञाप दोनों को एडवाइस करते हैं, मैं ऑप्शन से खेलने की रेकमेंड नहीं करता, लेकिन तुम लोग एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिन्हो ऑनेस्टली जवाब देता है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। संज्ञाप इंटेंशन पूछता है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? जिन्हो जवाब देता है, पुट ऑप्शन। संज्ञाप वॉन्डर करते हुए बोलता है, क्यों? S6 अभी अभी रिलीज हुआ है और काफी अच्छा कर रहा है। जिन्हो बोलता है, S6 डिसकंटिन्यू होगा। संज्ञाप ने रीसेंट न्यूज सुनी है तो फिर से पूछते हैं, क्या तुम S6 एक्सप्लोजन की बात कर रहे हो? जिन्हो एक्सप्लेन करता है, पूरी तरह कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर एक्सप्लोजन्स होते रहे तो क्या प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे? संज्ञाप उस रीजन से ज्यादा कन्विंस नहीं है। बस इतना ही, कोई और एविडेंस है? जिन्हो मन ही मन सोचता है, बिल्कुल है, बस यहां एक्सप्लेन नहीं कर सकता। संज्ञाप बोलता है, ऑप्शन से गलत तरीके से खेलने में केयरफुल रहना, तुम सब कुछ खो सकते हो जैसे मैंने खोया। जिन्हो ओबीडियंटली अग्री करता है, हाँ। संज्ञाप को गुड बाय बोलने के बाद जिन्हो टैग्यू से फिर पूछता है, सुना, एक बार में सब कुछ खो सकते हो, फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हो? टैग्यू हाथ जेब में डालकर शांति से पूछता है, बिल्कुल, तुम्हारा क्या? जिन्हो मुड़कर मुस्कुराता है और उसके साथ हाई फाइव। जिन्हो और टैग्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर विचार कर रहे होते हैं, ये मानकर कि S6 डिसकंटिन्यू होगा। दो ऑप्शंस हैं, लो रिस्क लो रिटर्न या हाई रिस्क हाई रिटर्न। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर जिन्हो अपना प्लान बताता है, हम 70% पुट ऑप्शंस खरीदेंगे और बाकी शॉर्ट सेलिंग में लगाएंगे। भले ही प्रॉफिट रेट कम हो, हमें वर्स्ट के सिनारियो से बचना होगा। सैमसंग की करंट प्राइस S6 से रिलेटेड फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये सर्टेन है कि S6 रिलीज के बाद जितनी प्राइस बढ़ी थी, करीब 10%, उतनी तो पक्का गिरेगी। रिफंड्स के लॉसेस को ध्यान में रखें तो क्या करंट स्टॉक प्राइस कम से कम 20% और नहीं गिरेगी? टैग्यू लगातार इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा होता है। एक और एक्सप्लोजन हुआ है, इस बार US में, और ये चार्जिंग के वक्त भी नहीं हुआ। क्या ये और ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा? न्यूज पेजेस पर हेडलाइंस खड़ी हैं, जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया गया। कोरियन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की प्रॉब्लम सैमसंग को एविडेंस कलेक्ट करते हुए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। संभावना है कि एक्सप्लोजन एक्सटर्नल इम्पैक्ट की वजह से हुआ। सैमसंग के थरो इन्वेस्टिगेशन का वादा किया जा रहा है। जिन्हो के मुताबिक क्योंकि एक्सप्लोजन US में हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। वो जानता है कि कोरिया में एवरेज डेली ऑप्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम 500 बिलियन वॉन है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम 1 ट्रिलियन वॉन है। कभी कभी ये डिस्टिंग्विश करना काफी मुश्किल होता है कि ये स्टॉक मार्केट है या कसिनो। टैग्यू उसे ऑपरेट करते हुए देखकर पूछता है, तुम ऑप्शंस कहाँ ट्रेड कर रहे हो? जिन्हो जवाब देता है, HTS सिस्टम पर, जो मैंने अभी लॉन्च किया है। टोटल 13.8 बिलियन में से 800 मिलियन मेरा पैसा है। भले ही टैग्यू ने कहा था कि वो ये इन्वेस्टमेंट खुद हैंडल करेगा, क्योंकि जिन्हो और टैग्यू ने साथ में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया था, जिन्हो ने अपने 800 मिलियन भी डाल दिए। जिन्हो सोचता है, अगर स्टॉक प्राइस एक्सपेक्टेड के मुताबिक नहीं गिरी तो क्या ये ऑप्शंस बेकार हो जाएंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, कैश बैलेंस घटता है, जबकि ऑप्शंस बैलेंस बढ़ता है। अकाउंट में सिर्फ 800 मिलियन बचते हैं। टैग्यू वंडर करता है, और ज्यादा क्यों नहीं खरीदते? जिन्हो वरीड होकर जवाब देता है, तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस का क्या? जिन्हो फिर से सोच में खो जाता है। भले ही वर्स्ट केस सिनेरियो हो, 800 मिलियन कुछ टाइम के लिए गुजारा करने के लिए काफी है। अब बस रिजल्ट्स का इंतजार करना है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस की उल्टा सैमसंग की स्टॉक प्राइस पिछले 2 दिनों में 8% बढ़ गई है।
शॉर्ट सेलिंग, जो सिर्फ तब प्रॉफिट देती है जब स्टॉक्स गिरें, नेचुरली -8% लॉस रिकॉर्ड करती है। प्रॉब्लम पुट ऑप्शंस में है। सैमसंग की स्टॉक प्राइस गिरने की बजाय बढ़ रही है। पुट ऑप्शंस एक्सरसाइज करने की पॉसिबिलिटी बेहद स्लिम हो गई है। दूसरे शब्दों में, वो बेकार कागज के टुकड़ों में बदल गए हैं। 20 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद कंप्यूटर अनाउंस करता है एनर्जी सेविंग मोड ऑन किया जाएगा। टैग्यू काफी टाइम से बिना हिले कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा है। जिन्हों नोटिस करता है और सोचता है। वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन पक्का बहुत वरीड है। रूमर्स हैं कि सैमसंग ने बैटरी रिप्लेस करने का डिसाइड किया है। 10 और एक्सप्लोजन्स हो चुके हैं। भले ही स्टॉक प्राइस बढ़ी है, उसका दिल आग में जल रहा है। ये एम्बिग्यूअस रिस्पॉन्स पक्का सिचुएशन को एस्केलेट करेगा। जब तक वो फुल रिकॉल जैसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते, हम अभी भी हैंडल कर सकते हैं। टैग्यू वरीड होकर पूछता है, कल प्रोडक्शन बंद करने का अनाउंस करेंगे राइट? जिन्हू कंफर्ट देते हुए बोलता है, शायद। मन ही मन वो उम्मीद करता है, प्लीज अगर सब प्लान के मुताबिक गया तो पक्का। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के लीडिंग आईटी मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, तो सिर्फ डोमेस्टिक मीडिया ही नहीं, फॉरेन जर्नलिस्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में भर आए। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के आईएम डिवीजन के प्रेसिडेंट चो डोंगजून बोलते हैं, हम उन कस्टमर्स के कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हैं जिन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स पर भरोसा किया और प्यार दिया। लंबे स्पीच के बाद शॉर्ट में, एक्सप्लोजन का कॉज सैमसंग एसबी बैटरी है और वो अफेक्टेड कस्टमर्स को एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करने का वादा करते हैं। उन्होंने रूमर्ड के मुताबिक बीएलटी बैटरी से रिप्लेस करके प्रोडक्ट को री रिलीज करने का भी अनाउंस किया। जिन्हों के दिमाग में कंफ्यूजन है, सारे 6 मिलियन प्रोडक्ट्स का रिकॉल अनाउंस कर रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम हॉरर में फोन को घूर रहे होते हैं। टैग्यू बोलता है, रुको, ये रिकॉल है, प्रोडक्शन बंद करना नहीं। इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन पोस्ट्स जनरली ऐसे हैं, आइटम 5.1, मैं अभी L6 रिकॉल का इंतजार कर रहा हूं। अगर अप्लीकेबल हो तो आइटम 5.2 देखें। आइटम 5.2, बैटरी रिप्लेस करने के बाद मैं L6 यूज करना कंटिन्यू करूंगा। ज्यादातर लोग सैमसंग के रिकॉल डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही 6 मिलियन प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने से प्रोडक्शन कॉस्ट्स में 6 ट्रिलियन वॉन का लॉस होता है, पर यूनिट 3 लाख वॉन, ये 2 ट्रिलियन वॉन का लॉस है। ये स्पेकुलेशन भी है कि अगर रिकॉल्ड फोन्स को बैटरी रिप्लेस करके इमर्जिंग मार्केट्स में रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर रीसेल किया जाए तो लॉसेस ज्यादा सिवियर नहीं होंगे। रिकॉल अनाउंसमेंट के बाद जो स्टॉक गिर रही थी वो रिकवर हो गई और सिर्फ 1.5% नीचे बंद हुई। जिन्हू पैनिक्ड है, उन्होंने क्वार्टरली डिविडेंड समेत शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स रिटर्न करने की पॉलिसी अनाउंस की। ये एक बड़ी कॉर्पोरेशन की मेटिकुलस क्राइसिस मैनेजमेंट का सबूत है। सैमसंग की स्ट्रेटेजिक टाइमिंग ने स्टॉक प्राइस की रिकवरी को एक्सेलरेट कर दिया। फोन की स्क्रीन पर जिन्हू देखता है, सैमसंग की स्टॉक प्राइस 3.4% बढ़ी, मतलब शॉर्ट सेलिंग पर 11% लॉस, पुट ऑप्शंस पर 30% लॉस, पुट ऑप्शंस पर 80% लॉस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 13 बिलियन वॉन का आधा पहुंच चुका है, यानी 6 बिलियन वॉन। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें ऐसे निकलेंगी। टैग्यू पागल हो गया लगता है। कमरे में नाच रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, पैसा उड़ रहा है। भले ही जिन्हू और टैग्यू ने प्रॉफिट शेयर करने का एग्री किया था, लेकिन लॉस का ज्यादा हिस्सा टैग्यू को बेयर करना होगा। वो टेन्स ऑफ बिलियंस वॉन के लॉसेस की भरपाई नहीं कर सकता। जिन्हू अपना सिर पकड़कर एक कोने में सिकुड़ जाता है। वो खुद को ब्लेम करता है। रिकॉल क्यों था? प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं? मैंने क्या गलत समझा? 6 बिलियन वॉन, पूरी जिंदगी की रकम। क्या वो 1 साल में 1 बिलियन खर्च करके भी सब खर्च कर पाता? लेकिन बस कुछ दिनों में 50% कैपिटल लॉस रिकवर करने के लिए उसे 100% प्रॉफिट कमाना होगा। और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक ऑप्शंस के एक्सपायरेशन डेट के बाद कैपिटल रिकवर करके उसे सरपास नहीं करता, बाकी बचे बिलियंस भी गायब हो जाएंगे। जिन्हू डर के मारे बेड पर सिकुड़ जाता है। लगातार खुद से पूछता है, अब क्या करूं? क्या अभी भी निकल सकता हूं? डर मुझे दम घोट रहा है। अचानक वो बेड से उठकर बैठ जाता है, जिससे टैग्यू भी चौंक कर उठ बैठता है। जिन्हू पूछता है, तुम भी जाग रहे हो? टैग्यू जवाब देता है, तुम लगातार करा रहे हो इसलिए जाग गया। वो इनवाइट करता है, ड्रिंक पर चले। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी बार की तरफ। जिन्हू टैग्यू से पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? टैग्यू चौंक कर जोर से बोलता है, क्या? मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगा? जिन्हू सैडली अपनी गलती मानता है, मेरी प्रेडिक्शन ना होती तो कुछ नहीं होता। अब टैग्यू की बारी है जिन्हू को कंफर्ट देने की। क्या बोल रहे हो? इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोजल सबसे पहले मैंने ही दिया था। जिन्हू अभी भी ब्लेम लेना चाहता है। ये सच है, लेकिन टैग्यू बीच में टोकता है, और ये अभी खत्म नहीं हुआ। रिकॉल शायद प्रॉब्लम सॉल्व ना करे। इस पल उसके अंदर उम्मीद की एक किरण आती है।
भले ही सैमसंग क्लेम करे कि बैटरी में फॉल्ट है, लेकिन क्या होगा अगर सच में बैटरी की गलती ना हो? जिन्हो और तैक्यू ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह गलत थे। प्रॉब्लम टाइम की है। वो सोचता है ऑप्शंस एक्सपायर होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सैमसंग के अनाउंसमेंट के एक हफ्ते बाद रिकॉल आखिरकार शुरू हो गया। इसी बीच एक दिन में 30,000 नए प्रोडक्ट्स बिकते हैं। जो रिकॉल ले रहे हैं और नए खरीदार दोनों स्मूथ हैंडलिंग से सेटिस्फाइड हैं। अनसर्टेनिटीज खत्म हो गई हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टॉक प्राइस फिर से बढ़ रही है। इस बीच उनका लॉस 13 बिलियन में से 9 बिलियन वॉन से ज्यादा हो चुका है। सिर्फ 3.6 बिलियन बचे हैं। तैग्यू की हालत बिगड़ चुकी है। बाल बिखरे हुए, लगातार फोन को घूर रहा है। जिन्हों उदास होकर एक कोने में सिकुड़ा है, खुद को ब्लेम कर रहा है। हम पूरी तरह फेल हो गए। जिन्हों अपना सिर पकड़कर सोचता है, शुक्र है कि हमने कुछ शॉर्ट सेलिंग की थी। अगर सब कुछ पुट ऑप्शंस में डाल देते तो बस कुछ बिलियंस बचते। वो खिड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि बी कॉइन से कमाया पैसा ऐसे लगभग पूरी तरह इवेपोरेट हो गया। अलविदा मेरे 13 बिलियन। जिन्हों उसे देखता है, समझ नहीं पाता कि क्या कहे। अरबों वॉन से खरीदे गए पुट ऑप्शंस अब बेकार हैं। इस पॉइंट पर वो बेच भी नहीं सकते। अकाउंट बैलेंस देखकर जिन्हों सोचता है, भले ही 3.6 बिलियन बचे हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहा। मेरे करीब 600 मिलियन डूब गए। अगले हफ्ते में अगर कुछ नहीं हुआ तो सच में खत्म। एक गलत प्रेडिक्शन ने ये तबाही ला दी। उसे संग्योप सीनियर की एडवाइस याद आती है और सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं एक बार में सब कुछ खोने वाला हूं। फिर तैग्यू अचानक चिल्लाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पैसे के बिना भी मैं पहले अच्छे से जी रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में उड़ते हुए एक एयरप्लेन में। सारे पैसेंजर्स पैनिक में हैं और खड़े होकर रास्ता दे रहे हैं। फ्लाइट अटेंडेंट फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा रहा होता है। आग बुझने के बाद खून से लथपथ एक इंसान जो चिल्लाता हुआ फर्श पर लुढ़क रहा है, उसे फ्लाइट अटेंडेंट संभाल रहे हैं। ये देखकर बाकी पैसेंजर्स दहशत में है। आग का सोर्स फोन का एक्सप्लोजन है। उसके बगल में एक आधा जला हुआ एयरप्लेन टिकट पड़ा है। उस पर लिखा है फ्लाइट HAL 745 9 दिसंबर। जिन्हों चौंक कर उठता है, पसीने से भीगा हुआ। जिन्हों अपना सिर मलते हुए बोलता है, ये कैसा सपना था। अचानक उसे एक प्रेमिनेशन होती है। जिन्हों अपना सिर पकड़कर जोर से चिल्लाता है, जिससे तैग्यू पैनिक में पास आकर पूछता है, हे तुम ठीक हो? उसकी आंखों में फिर से हल्की गोल्डन रोशनी दिखती है और उसके मुंह से बुदबुदाहट निकलती है। 4 दिन बचे हैं, बस 4 दिन बचे हैं। तैग्यू समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो अर्जेंटली पूछता है, 4 दिन किसमें बचे हैं? जिन्हों कांपते हुए जवाब देता है, 4 दिन में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से L6